सकता है। तो इन पहलुओं पर हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये आप कॉन्सेप्ट कभी दिमाग में मत लाइएगा कि ये केवल सोशल साइंस के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर है, ये साइंस में और कॉमर्स में भी प्रॉपरली काम होता है। साथ ही साथ कुछ लोगों को मैंने देखा, उनका ये कहना है कि नहीं, दिस सॉफ्टवेयर ओनली कंफर्टेबल फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नो, इट इज ऑल्सो कंफर्टेबल बेस्ट टूल्स फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी एक बेस्ट कंपोनेंट के बेस्ट टूल्स के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आज हम बेसिक एसपीएसएस के अंतर्गत सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को आईबीएम ने डेवलप किया था। जब आप इस सॉफ्टवेयर को अपने में इंस्टॉल करेंगे या ट्रायल वर्जन आपने डाउनलोड किया होगा तो आपको कुछ ऐसा आइकॉन दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, आप आइकॉन देख सकते हो, तो ये आइकॉन आपको दिखाई पड़ा होगा। इसके अंतर्गत ये आपका डैशबोर्ड है, इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो हम कह सकते हैं। और इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हो IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स आपका लिखा हुआ है, यानी IBM द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस समय इसका 27 या 28 वर्जन चल रहा है, जो मुझे नॉलेज है, हो सकता है आगे भी आ गया हो। ठीक है, तो ये आपका वर्जन है, मैं 22 वर्जन पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ एडवांस फीचर नए वर्जन में जोड़ दिए जाते हैं। वो एडवांस फीचर पे अभी हम जाना भी नहीं चाहेंगे। इसके बैकग्राउंड में आप देखिए डेटा फाइल दिखाई पड़ रही होगी। तो जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर आपका ये डैशबोर्ड दिखाई पड़ता है। डैशबोर्ड में आप ओके मीनू को क्लिक करेंगे। जब ओके मीनू को क्लिक करेंगे तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। ये आपका क्या होता है, डेटा डैशबोर्ड है। इसको हम क्या कहेंगे, डेटा डैशबोर्ड। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा व्यू। तो ये जो आपके दो व्यू को प्रदान करता है, एक आपका येलो कलर पे आप देख सकते हो, ये आपका डेटा व्यू है। और डेटा व्यू हरदम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रहेगा। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज को ये दिखाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेनू सेलेक्ट कर रखा, वो मैं आके अंदर बताऊंगा। लेकिन ये आपका अधिकतर इसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन हमको डेटा के रूप में दिखाई पड़ती है। अगर उस डेटा की क्या वैल्यू असाइंड की गई है, कभी कभी होता है कि 1 फॉर मैंने मेल सेलेक्ट इसमें फीड किया है या 2 फॉर फीमेल मैंने सेंड किया है, ये मुझे नहीं पता है। अब मुझे 1 2 1 2 में डेटा है, मान लो आपने कोई डेटा भेजा 1 2 1 2 में, और मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे चेक करूंगा? तुरंत यहां पर इस आइकॉन को क्लिक कर दीजिए 1 और A, तो तुरंत ये इसको क्या आपका नेम असाइंड किया गया है वो तुरंत डिस्प्ले करेगा। तो अगर आपने मेल असाइंड किया होगा तो ये तुरंत मेल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेल आपका तुरंत दिखाई पड़ेगा, तो ये हमारे पास मेल मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमको अगर फीमेल यहां पर है तो फीमेल असाइंड हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम इसको देख सकते हैं। तो डेटा व्यू है। दूसरा आपका इसी में आपका जो आपका आइकॉन दिखाई पड़ रहा है वो आपका वेरिएबल व्यू है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल व्यू। कभी भी आप एसपीएसएस के साथ काम करिएगा तो आपको डेटा व्यू में नहीं जाना है, डेटा व्यू में नहीं, सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू में जा करके आप इसको अपने कोड को असाइंड करना होगा। क्या करना पड़ेगा? कोड असाइन करना पड़ेगा। इफ योर डेटा इज क्वालिटेटिव, इफ योर डेटा इज क्वालिटेटिव, अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है तो आपको कोड असाइन करने पड़ेंगे। मेल के लिए 1, फीमेल के 2, ऐसे कुछ कोड होंगे। लेकिन अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे साइंस के है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आती है, केमिस्ट्री है उनकी अपना कुछ होगा, रीडिंग्स होगी, तो इन सारे डेटाओं के लिए आपको कोड असाइन नहीं करना, बल्कि उस वेरिएबल का नेम असाइन ओनली करना है। यहां भी नेम असाइन करना नीचे वाले में, बट इसमें कोड भी असाइन करना। लेकिन अगर आपका डेटा क्वांटिटेटिव डेटा है और वो न्यूमेरिक डेटा है तो न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत केवल नेम असाइन आपको करना है, बाकी चीजें आपको असाइन नहीं करनी। तो यानी फर्स्ट जब भी हम कोई एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वेरिएबल व्यू में जाना है, और वेरिएबल व्यू में हम उसको प्रोग्राम रीड कराएंगे, यानी हम सॉफ्टवेयर को चीजें बताएंगे, हम सॉफ्टवेयर के साथ डिस्कस करेंगे कि इसको आप इस तरह रीड करना। तो ये एक प्रोग्राम बनाना भी हम कह सकते हैं कि यहां से हम प्रोग्राम फीड करते हैं, और डेटा व्यू में उन वेरिएबल जो एक्सेल के रूप में हमको डेटा आया है उस एक्सेल के रूप में डेटा को हम क्या करते हैं, यहां पर फीड करते हैं। ठीक है, या अगर आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो वो सारा इस आइकॉन में दिखाई पड़ेगा।
ठीक है, अगर आपने गूगल फॉर्म में एक जो एक्सेल है CSV फाइल के रूप में या अदर फाइल के रूप में, अगर वो फाइल के रूप में आपके पास डेटा है तो डेटा इंपोर्ट करते ही आपको यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होने लगेगा और वो वेरिएबल के रूप में आपको देखिए देख सकते हो कि डेटा डिस्प्ले होने लगता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, डेटा व्यू है। दूसरा मैंने बताया कि वेरिएबल व्यू है। फर्स्ट वी शुड इंटर इन द वेरिएबल व्यू, और वेरिएबल व्यू में आप ये आपके सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन वेरिएबल्स को आपको जो आपके पास क्वेश्चनर है उनको नेम असाइंड करना होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने क्या किया, जेंडर, सपोज दैट ये जेंडर है। अब नेम में आपको एक कंडीशन याद करनी पड़ेगी। पहली चीज स्पेस, क्या होता है, जो आपका इनका स्पेसिंग होती है, जैसे ना आपने क्या कहा कि मान लीजिए जेंडर मेल डैश फीमेल, सपोज दैट अगर आपने इसमें इंटर का बटन दबा दिया तो ये नेम वाला कॉलम काम नहीं करेगा। तो आपको विदाउट स्पेस कोई चीज को असाइंड करना होगा, यहां पर लिखना होगा। तो इसकी कोडिंग के लिए, जेंडर के लिए, या कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चनर आपके होते हैं तो उस क्वेश्चनर का मेन पार्ट यहां पर लिख दिया जाता है विदाउट एनी स्पेस। बट आपको कहते हो कि नहीं सर स्पेस रिक्वायर्ड है, मुझे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मेल आपका और आपका डैश फीमेल कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, हाइफन लगा सकते। तो इस तरह करके आपको विदाउट स्पेस के आप नेम यहां पर टाइप करोगे तो वो आपका यहां पर एक्सेप्ट हो लेगा और वो क्वेश्चन आपका ऑनबोर्डेड होना चालू हो जाएगा। दूसरा इसका टाइप अभी हम बताएंगे, विथ बताएंगे, डेसिमल बताएंगे, लेवल बताएंगे, क्या ये होता है, तो इनको फीड करना जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट है, अब आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास होता है डेटा व्यू होता है, ठीक है। ये जो आपका डेटा व्यू होता है तो इस डेटा व्यू को आप प्रॉपरली देख लीजिएगा। तो ये डेटा व्यू हमारे बहुत काम का आता है। जो इसका लास्ट पार्ट होता है वो सेलेक्ट केस, आप लास्ट सबसे ज़्यादा लास्ट कॉर्नर आप नीचे बॉटम में देख सकते हो कि मेरा पेन चला रहा हूँ रेड कलर का, इसमें सेलेक्ट केसेस होते हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं कि मैं डेटा कलेक्ट किया हूँ, और मैंने कहा कि आपने डेटा जो कलेक्ट किया किसका किया, मेल फीमेल का किया है, ठीक है। ओल्ड पर्सन का भी हमने किया, मैंने कहा केवल फीमेल का पर्सन बताइए। तो आप मेल को और ओल्ड जो पर्सन्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल का मतलब होता है वो आपकी एनालिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कुछ एनालिसिस ऐसी होती हैं जिसमें आप कहते हो कि नहीं केवल मुझे महिलाओं पे अध्ययन करना, नहीं मुझे केवल पुरुष पे अध्ययन करना, नहीं मुझे केवल बालिकाओं पे अध्ययन करना, नहीं मुझे केवल और केवल इस क्लाइमेट में काम करना है। तो वहां पर आप अपने वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहां पर केस कंट्रोल किया जाता है, तो केस कंट्रोल आप आसानी से कर सकते हो। तो यानी सॉफ्टवेयर ये एडिशनल फीचर आपको प्रोवाइड करता है कि आप केस कंट्रोल करने के साथ भी काम कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट है एनालाइज टैब। एनालाइज टैब सबसे इंपॉर्टेंट है, SPSS का टैब सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम सब क्या करते हैं, एनालिटिकल टूल्स कमांड प्रोवाइड करते हैं। तो यहीं से हमारे पास क्या हो जाता है, एनालिटिकल जब टूल्स कमांड हमारे पास अवेलेबल हो जाता है तो यहां से आप देखिए, अगर आप अपने डेटा सेट की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, रिपोर्ट का मतलब केस स्टडीज, तो आप रिपोर्ट टैब को क्लिक करोगे, ठीक है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, रिपोर्ट कई प्रकार की हो सकती है, केस स्टडी रिपोर्ट हो सकती है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट हो सकती है। तो उस कई प्रकार की रिपोर्ट को भी हम यहाँ पर डेवलप करके आपको दिखाएंगे। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी रिसर्च पेपर आप पढ़े होंगे, आपने जितने भी प्रोजेक्ट एनालिसिस किए होंगे, बिना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नहीं होते। तो ये मान के चलिए कि ये एक इसेंशियल कंडीशन होती है कोई भी रिसर्च पेपर की कि मीन मोड मीडियन ये चीज़ें हमको आना जरूरी है। तो ये आपका जो इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसको कैलकुलेट हमको अगर करना है, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए आप इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कमांड देंगे और इसके आगे बॉक्स आएंगे, उन बॉक्स में इंसर्ट करेंगे वेरिएबल और हमारे पास कैलकुलेशन के लिए वो वेरिएबल रेडी हो जाएंगे। अगला है टेबल जनरेट करना। इफ यू वांट टू जनरेट द टेबल, मेल और उनका परसेप्शन, फीमेल और उनका परसेप्शंस, ठीक है, कितने लोग क्या किस क्लास में पढ़ते हैं, इन सब की टेबल अगर हम इफ यू वांट टू जनरेट, तो वो टेबल जनरेट करने के लिए हमारा ये टैब स्पेशली अलग से बनाया गया है। वैसे क्या होता है डिस्क्राइब स्टैटिक्स में अदर फीचर्स में ऑलरेडी इनबिल्ट है, लेकिन अगर आप टेबल्स अलग से जनरेट करना चाहते हो तो आपको ये अलग से ये फीचर अवेलेबल कराता है। अब आते हैं हमारे पास अगला पॉइंट है कंपेयर मीन।
देखिए कंपेयर मीन, जब हम दो मीन को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टी टेस्ट कहलाता है। जब हम दो वेरिएबल के मीन को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो टी टेस्ट कहलाता है। तो यानी कंपेयर मीन के अंतर्गत जितने प्रकार के टी टेस्ट हैं सब इनबिल्ट यहां पर किए गए हैं। ठीक है, तो इस टैब को हम क्लिक करेंगे, कितने प्रकार का इसका फिर सब मीनू ओपन हो जाएगा। जब सब मीनू ओपन होगा तो उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होगा, आपके पास पेयर टी टेस्ट होगा। तो कई प्रकार के टी टेस्ट हम आज आपके साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस यहां पर टू वेरिएबल के मध्य अगर हम अध्ययन करते हैं, दो वेरिएबल आपके होने चाहिए, आपका एक ये वेरिएबल एक, तो इनके मीन को जब अध्ययन हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, टी टेस्ट वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, वहां पर टी टेस्ट लगाया जाता है। आगे हमारे पास आता है जनरल लीनियर मॉडल आता है। जब हमारे पास क्या होता है, जनरल लीनियर मॉडल का मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास क्या होता है कि कोई वेरिएबल दो या दो से अधिक हो जाते हैं, तो आपने एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड पढ़ा होगा, टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा। तो वो जब हम टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा की बात करते हैं, वन वे एनोवा तो आपका इनबिल्ट मिल जाएगा, ठीक है, कंपेयर मीन के अंतर्गत। कंपेयर मीन में वन वे एनोवा आप लगा दोगे, लेकिन जब टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा आपके पास बात करते हैं, जब स्टैंडर्ड टूल्स की बात करते हैं, तो हम जनरल लीनियर मॉडल के अंतर्गत उनकी स्टडी करते हैं। ये आपका इसमें एडवांस फीचर है, ये मान के चलिए एडवांस फीचर है। और मैंने अधिकतर आज मतलब ज़्यादा बहुत कम रिसर्च स्कॉलर को या मैंने फैकल्टी मेंबर्स को जनरल लीनियर मॉडल के साथ काम करते देखा है। टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा के अंतर्गत वो नहीं आते, वन वे एनोवा से उन्होंने अपने आप को लिमिटेशंस में रख लिया है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टूल्स बनाना चाहते हो, अगर आप कोई मॉडल डेवलप करना चाहते हो, आप स्ट्रक्चर इक्वेशन डेवलप करना चाहते हो, तो आपको टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ पेटेंट की बात करते हो, कॉपीराइट की बात करते हो, तो आपको जनरल लीनियर मॉडल सीखना पड़ेगा। और जनरल लीनियर मॉडल ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिशियन के लिए होते हैं, ये सारे मॉडल जो होते हैं वो कॉमन मॉडल होते हैं। आप हर चीज़ को इसमें डेवलप कर सकते हो, हर चीज़ पे इनको लगा सकते हो, बस आपको जो स्केल डेवलप करना आना चाहिए। अगला है हमारे पास जनरलाइज लीनियर, हम छोड़ देते हैं। मिक्स मॉडल, मैं बात कर रहा हूँ बार बार मिक्स मॉडल की, आजकल बहुत इंपॉर्टेंस है मिक्स मॉडल की, तो मिक्स मॉडल को हम बात करते हैं। अब आपके पास आ जाता है कोरिलेशन मॉडल। ठीक है, कोरिलेशन आप जानते हो कई प्रकार का होता है, बीएड वाले स्टूडेंट जानते होंगे 4-5 प्रकार का कोरिलेशन होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रैंक कोरिलेशन, और आपके पास टू वेरिएबल स्पीयरमैन आपका, ये इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, दो प्रकार का कोरिलेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन और फुल कोरिलेशन, सारे कोरिलेशंस आपको यहाँ पर स्टडी करना है कि और वो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर टाइप हम उस टाइप का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट है रिग्रेशन मॉडल। देखिए कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल में वी कांट डिफाइन दैट विच वेरिएबल इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। बट अगर आपको यह डिफाइन है कि कौन सा डीवी है, कौन सा आईवी है, और क्या होता है कि कभी कभी डीवी के साथ कई आईवी होते हैं, तो जब अगर आपके साथ एक डीवी के साथ, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं या लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। लेकिन अगर एक डीवी के साथ कई हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो उसे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप रिग्रेशन एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, और आना चाहिए, अच्छा टूल है। और मैंने देखा कि अधिकतर लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया, लगाया, और मैंने स्मार्ट पीएलएस के अंतर्गत अभी आपने देखा होगा कि रिग्रेशन मॉडल आसानी से लगाया जा सकता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल नहीं है। इसी के अलावा लॉग लीनियर की बात करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम वैल्यूज की बात आती है, तो देखिए लॉगरिथम वैल्यूज में आपका लॉजिट मॉडल और प्रोबिट मॉडल आते हैं। लॉजिट मॉडल और प्रोबिट मॉडल में जब सिंपल साइज की बात होती है कि जब सिंपल साइज आपका छोटा होता है तो लॉजिट मॉडल के साथ हम लोग काम करते हैं, लेकिन जब आपके पास बड़े मॉडल होते हैं तो आपका प्रोबिट मॉडल होता है, और प्रोबिट मॉडल को हम लोग प्रोबेबिलिटी मॉडल भी कहते हैं। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कभी कभी याद है आपको प्रोबेबिलिटी की कि यस इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, तो देयर आर द टू प्रोबेबिलिटी, या जीतेगी या हारेगी। ठीक है, तो दो प्रोबेबिलिटी जब होती, तो जब प्रोबेबिलिटी की कई बात आती, इंडिया में जैसे क्या होता है कि हमने पोलियो का इंजेक्शन दिया,
क्या फ़ायदा करेगा या नहीं फ़ायदा करेगा। तो जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशंस होती है जहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी को एनालिसिस करते हैं, सपोज दैट होने की प्रोबेबिलिटी p है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p हो जाती है। तो जब हम इस संदर्भ में कोई प्रोबेबिलिटी मॉडल बनाना चाहते हैं तो हम लॉग लीनियर का लॉजिट एंड प्रोबिट मॉडल को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये एडवांस मॉडल के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी मॉडल में आपने देखा होगा इस समय ड्रीम 11 पे लोग काम कर खेलते हैं, ड्रीम 11 या अदर चीज़ों पर हम लोग क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी को मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आप किसी तरह से प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छा मेजरमेंट कर ले जाते हो तो निश्चित रूप से आप क्या कहोगे कि वास्तव में आप विनर हो। ठीक है, एक मैं मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आपको बात करना चाहूँगा। अभी जैसे सूर्य कुमार यादव ने एक T20 की 5 की सीरीज थी, तो उसमें उन्होंने मैच जीता, नो डाउट 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया और मैच उन्होंने जीता। एक कमेंट आया था, मैंने क्योंकि मैं कमेंट बड़े अच्छे से रीड करता हूं, तो उसमें लिखा था सूर्य कुमार यादव 4-1 से मैच हार गए। तो मैं बड़ा थोड़ा सरप्राइज था कि भाई 4-1 से तो हमने मैच जीता, ये अलग रीडिंग क्यों दी गई है। ठीक है, तो उसमें अंदर मैं लेख में देखा, बहुत अच्छा मैं डीपली पढ़ा, जिसने कमेंट किया था बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, टॉस के समय 4 टॉस हारे थे और 1 टॉस जीता था। टॉस जीतना एक कला है, एक आर्ट है, ये एक नए कैप्टन को सीखना होगा। तब मैंने कहा कि अच्छा ये लॉजिट या प्रोबिट मॉडल की यहाँ पे बात कर रहा है कि जिसको लॉजिट एंड प्रोबिट मॉडल प्रॉपरली आते हैं वो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में के अंतर्गत जैसे आपने देखा होगा एक विनिंग हॉर्स होता, हॉर्स रेस होती, उसमें पैसा लगाना, ड्रीम 11, ये प्रोबेबिलिटी मॉडल है। आप प्रोबेबिलिटी मॉडल नहीं जानते हो और प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हो, कैसे आपका पॉसिबल हो सकता है। तो वर्तमान में देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत सी चीजें को होती है। तो इस लॉग लीनियर के अंतर्गत और रिग्रेशन में कुछ मॉडल इनबिल्ड किए गए, उन मॉडल के अंतर्गत हम लोग प्रोबेबिलिटी मॉडल पे काम कर रहे हैं। ये एडवांस टूल्स के रूप में होते हैं और इन एडवांस टूल के रूप में हम लोग उनके साथ काम करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है आपके पास बहुत से ज्यादा क्लासीफाई में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, डायमेंशन रिडक्शन है, स्केल के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, जो ये स्केल होता है यहां से हम रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं डेटा की, कि डेटा हमारा रिलायबल है या डेटा हमारा रिलायबल नहीं है। अब देखिए ये जो ऊपर आपने टूल्स पढ़े थे ये सारे क्या थे, पैरामीट्रिक टेस्ट थे। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, ये एक प्रश्न बना कि सर ये पैरामीट्रिक टेस्ट क्या हुआ है। जिन वेरिएबल के पैरामीटर ऑलरेडी डिसाइड हैं, जिन वेरिएबल के पैरामीटर ऑलरेडी डिसाइड होते हैं उन वेरिएबल्स को हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, लेकिन जिन वेरिएबल के पैरामीटर डिसाइड नहीं होते हैं उनको हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, ऑलरेडी डिसाइड होते हैं कुछ चीजों के। ठीक है, कि पैरामीटर जैसे बुखार है तो बुखार का पैरामीटर ऑलरेडी डिसाइड है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं है, बहुत से ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके पैरामीटर डिसाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपका वेट कर रहा हूं 2 घंटे से, तो 2 घंटा पैरामीटर है, बट कहीं कहीं ऐसे वेरिएबल्स मिलते हैं आपको जहां पर पैरामीटर्स नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए SPSS ने कहा कि आप वहां पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आप यूज करिए, और इसके अंतर्गत कई आपके पास एजम्पशंस के अकॉर्डिंग एनालिटिकल टूल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि पैरामीट्रिक टेस्ट कहां पे लगाने हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपको कहां पे लगाने हैं। इसी प्रकार फॉरकास्टिंग की कॉमर्स वाले बहुत काम करते हैं फॉरकास्टिंग पे, कि हमको भविष्य में फॉरकास्ट करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस ये होगा। तो फॉरकास्टिंग एनालिसिस जो होती है आप यहां से करेंगे। ठीक है, सर्वाइवल एनालिसिस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, कहीं कहीं ऐसे रिस्पॉन्स आ जाते हैं जो मल्टीपल होते हैं, तो उनको आप यहां से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, ये आप बहुत केयरफुली देखिएगा। ये एनालिसिस देखिए, आप जो चीज को कहते हो कि नहीं लाइफ में कोई वजूद नहीं है, उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब आप कहते हो सर समझ में नहीं आया। सपोज दैट आप देखो बात करते हो कि सर मैं रिस्पोंडेंट का डेटा लेने गया और रिस्पोंडेंट का डेटा लेने के बाद इसने एक ईमेल मिला,
फिर एक फीमेल मिली, फिर एक मेल मिला, फिर फीमेल मिली, कुछ ऐसा करके आपने डेटा भरा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डॉट 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 शो कर दिया। ऐसा करते हो आप, ठीक है। अगर आपकी डेटा शीट में मिसिंग वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको अलग से एनालिसिस करना पड़ेगा। इफ योर डेटा शीट हैव एनफ मिसिंग वैल्यू, तो वहां पर जो आपकी मिसिंग वैल्यू होगी, दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन योर रिसर्च, और वहां पर आपको मिसिंग वैल्यू एनालिसिस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके डेटा सीट में कभी कभी ऐसा डेटा सीट हमको मिल जाती है जहां पर मिसिंग वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लोग नहीं रिस्पॉन्स करना चाहते हैं या लोग बचते हैं, तो क्या उस हम लोग तो अभी सीधा सीधा ये करते हैं, यार छोड़ो जाने दो, एक दो चार वैल्यूज मिसिंग है, नो प्रॉब्लम। बट सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बोलता है कि अगर मिसिंग वैल्यूज ज्यादा हो गई तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि इसको मिसिंग वैल्यू को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये मिसिंग वैल्यू कहीं रिसर्च पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट तो नहीं डाल रही है। तो अगर आपके पास डेटा सीट कुछ ऐसी आती है और आप ऐसे कुछ फील्ड पे काम करते हो, जैसे क्या होता है एड्स पेशेंट्स हैं, ठीक है, वुमेन्स के साथ कई बीमारियां होती जिनको नहीं रिस्पॉन्स करना पसंद करती हैं, ठीक है, और जहां पे ट्रेडिशनल कंट्री हो वहां तो और नहीं रिस्पॉन्स करना चाहती हैं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर वो बात नहीं करना चाहती, बट शी इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम, ठीक है, तो वहां पर आपका डेटा सेट क्या हो जाएगा, मिसिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका डेटा सेट ऐसे मिसिंग वैल्यू पर कन्वर्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका रिसर्च क्या हो जाएगा, प्रभावित होने लगेगा, रिसर्च में इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो जब आपका सीरियस इशू हो जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल आया कि दुबई में क्या हुआ कि मैंने देखा, मतलब लोगों ने बताया कि इंडियन गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एज ए वेटर के रूप में काम करती हैं। उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे कैसे जॉब कर रहे हो, तो उन्होंने थोड़ा बहुत तो जवाब दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम बोलते हैं और उनकी हेल्प करने की बात करते हैं तो वो मिसिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, नो हमने गलती किया है और अब हम यही रहेंगे। अब वो हमने गलती किया है हम यही रहेंगे, उस कहानी के पीछे पूरी मिसिंग वैल्यू आ रही थी। अब इस मिसिंग वैल्यू को हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो कभी कभी ऐसे रिस्पॉन्स सेट आ जाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए क्या हो जाए कि हम लोग क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मल सोशियो इकोनॉमी पे काम करना, डेवलपमेंट पे काम करना, जो ऑलरेडी काम है काम कर लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक थिंकर्स होते हैं ना, जो अच्छे रिसर्च लिखते हैं ना, वो बहुत क्रिटिकल टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। बीएचयू में मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी प्रॉब्लम है उस पर एक बंदे ने रिसर्च किया, बहुत रिस्क वाला काम था, बट वहां पर भी उसके पास रिसर्च में एक प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम आई। तो देखिए जब आपके रिसर्च बहुत क्रिटिकल टॉपिक होते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं जिसपे लेकिन सोसाइटी नहीं बोलना चाहती है, तो आपको एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी और वहां पर आपके पास मिसिंग वैल्यू एनालिसिस आने लगेगी। और ये प्रॉब्लम केवल मैं सोशल साइंस के साथ नहीं कह सकता हूं, इट मे बी प्रॉब्लम इन द साइंस, ठीक है। आपके पास क्या होता है आपके पास जोशीमठ में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, व्हाट इज द रीजन, मिसिंग वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपके रिसर्च में कहीं मिसिंग वैल्यू होती है तो उसको बहुत आपको केयरफुली चेक करना होगा कि आखिर क्या, और अगर मिसिंग वैल्यू आपकी ज्यादा है तो आपको मिसिंग वैल्यू एनालिसिस पर आना पड़ेगा। तो अब आप उससे नहीं बचोगे या बच्चों को डांट के नहीं भगा दोगे कि व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट कलेक्टिंग योर डेटा सो केयरफुली बिकॉज ऑफ द मिसिंग वैल्यूज सो मच मच मच। तो आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि नहीं मेरे डेटा सेट में बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यू में केयरफुली नहीं, हो सकता है सामने वाला रिस्पॉन्स ना कर रहा हो सकता है साइंस में ऐसा डेटा नहीं मिल रहा है जो हमारे क्या होते हैं। इसको मैं जैसे आपका केमिस्ट्री का एक चार्ट पेपर था, तो उनका जब मैं 8 या 9th में था, 10th में था, साइंस बैकग्राउंड से हुआ करता था, तो मैंने कहानियाँ सुना करता था। कहानियाँ का मतलब होता है टीचर बताया करते थे कि जो हमारा पास चार्ट है, इस चार्ट में ये तत्व है, ये तत्व है, बट ये तत्व का स्पेस खाली है, तो यानी ये खाली का मतलब होता है कहीं ना कहीं वैल्यू है इसकी,
ठीक है, और इस पे रिसर्च चल रहा है। तो देखिए वो मिसिंग वैल्यू एनालिसिस वहां पे कर रहे हैं, तब वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो एसपीएसएस ने ये नया, पहले ये टूल्स नहीं था, इस टूल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक, इसी प्रकार मल्टीपल इंप्यूटेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स सैंपल्स हैं, इस प्रकार आपके पास पूरे इसमें एनालिटिकल टूल्स हैं, और इन एनालिटिकल टूल्स को समय समय पर अपग्रेड करती रहती है एसपीएसएस कंपनी, यानी आईबीएम कंपनी इनको अपग्रेड करती रहती है। ठीक है, तो यानी एसपीएसएस सीखना केवल एक दिन के लिए नहीं है, ये अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज है, अपग्रेडेशन ऑफ द रिसर्च मेथोलॉजी, एनालिटिकल टूल्स क्या है, इसको आपको अपग्रेड नॉलेज को करना पड़ेगा। मुझे भी इसमें से कई ऐसे टूल्स होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, मैं पढ़ूंगा, बैठ के देखूंगा। अब हो सकता है मैं 22 वर्जन पे अभी स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा 22 वर्जन है, 26 या 28 में देखता हूँ, हो सकता है कि 8-10 इसमें टूल्स लगा दिए जाएं, हो सकता है मुझे बिल्कुल ना नॉलेज हो, तो मुझे उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द एजम्पशन फॉर दिस टूल्स इन द डेटाबेस में कौन से एजम्पशंस फॉलो करेंगे इस टूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, व्हाट विल बी द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर दिस टूल्स, इस टूल्स के लिए, मेरे डेटा सेट के लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होगा, इन सारे पहलुओं से मुझे गुजरना पड़ेगा, तब मैं जाकर टूल सीखूंगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जो एनालाइज होता है, ये टैब आपके सारे एनालिटिकल कमांड्स को यहां पे इनकॉर्पोरेट करता है। नाउ द नेक्स्ट है आपका ग्राफ। ठीक है, कभी कभी आपने टेबल देखा होगा, एनालिसिस वाले में आपने टेबल देखा, ग्राफ में ये ग्राफ बिल्डर होता है, ये ग्राफ को डेवलप करता है, ग्राफ को बनाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ, अगर आप कुछ चीज़ों को ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं तो आसानी से, वैसे एक्सेल ये फीचर आपको प्रोवाइड करता है, बट यही फीचर आपको एसपीएसएस भी प्रोवाइड कर देता है। नाउ द नेक्स्ट है, अगर आपने गलत टाइप का वेरिएबल इंसर्ट किया, तो गलत टाइप के वेरिएबल इंसर्ट करते ही आपको कुछ इस प्रकार का एरर सिंबल जनरेट हो जाएगा आपके एसपीएसएस में, वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इनलीगल कैरेक्टर। अगर नेम में, ये नेम आपका पोर्शन है, और इस नेम पोर्शन में अगर आपने स्पेस दिया या रिपीटिशन हुआ, जैसे मैं जेंडर 2 बार लिखूंगा, तुरंत ये आपका पॉपअप मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, और ये लिखेगा वेरिएबल नेम कंटेन्स ऑल एंड इनलीगल कैरेक्टर, तो इनलीगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप पॉपअप आए तो समझ जाइएगा कि आप गलत मेथड से आप सॉफ्टवेयर में रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, अब देखिए, सपोज दैट मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखा, डिस्ट्रिक्ट लिखा, कोई स्पेस नहीं है। अब ये डिस्ट्रिक्ट को क्या करता हूं मैं, न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में रखना चाहता हूं या किस वैल्यू में, तो ये आपको टाइप यहां पे असाइन करना पड़ेगा। जब भी आप कोई इस एसपीएसएस के अंतर्गत प्रोग्राम सेट करेंगे या डेटा एनालिसिस के लिए चाहेंगे, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को, पहले नेम को आप असाइन करिएगा विदाउट एनी स्पेसिंग एंड विदाउट एनी रिपीटेशन। दूसरा आप क्या करेंगे, आप टाइप पर जाएंगे और वैल्यू असाइन करेंगे कि वे वैल्यू आपकी डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू क्या है। आपने न्यूमेरिक में मान के रखा है, जैसे 13 जिले आपके उत्तराखंड में है, तो क्या 13 जिलों को आपने न्यूमेरिक वैल्यू रखा है, या आपके पास स्ट्रिंग है, कुछ भी आपका हो सकता है। तो इसको मैं क्लिक करता हूं, तो वेरिएबल टाइप में इतनी चीजें असाइंड है, तो इफ यू वांट टू असाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप न्यूमेरिक क्लिक कर दीजिए। अगर आप वैल्यू को, जैसे साइंस वाले हैं, कॉमा के रूप में या डॉट के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो आप डॉट सेलेक्ट करिए। साइंटिफिक कोई नोटेशन आप देना चाहते हो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कोई साइंटिफिक नोटेशन है, तो साइंटिफिक नोटेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डेट के फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो डेट फॉर्मेट में कर देगा। अगर आप डॉलर सिंबल असाइन करना चाहते हो तो डॉलर हो जाएगा। हो सकता है आपने क्या किया, इनकम या अदर चीजों को असाइन मेजरमेंट कर रहे हो। कस्टम करेंसी, कोई अदर कस्टम करेंसी है तो। और अगर आप नाम लिखना चाहते हो, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट लिखा हूं और डिस्ट्रिक्ट के आगे मैं चाहता हूं चमोली लिख जाए। ठीक है, अब चमोली तो लिखेगा नहीं क्योंकि मैंने न्यूमेरिक से सेलेक्ट कर रखा है, तो मुझे स्ट्रिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग सेलेक्ट करते ही मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट हाथ से टाइप करके लिख सकता हूं। ठीक है, बट ये कमांड नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक नहीं है। तो कमांड एक्सेप्ट करने के लिए आपको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके इसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो 8 डिजिट तक, साइंस 12 भी करता है, 16 भी कर सकता है साइंस वाले,
फिजिक्स, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि ये तो पॉइंट पे एनालिसिस होते हैं। हमारे सोशल साइंस में 2 डिजिट या 2 विथ बहुत कंपलसरी। डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हो, सोशल साइंस में 2 पॉइंट सफिशियंट है। साइंस में, कॉमर्स में आपके डेसिमल के बाद भी कई, क्योंकि आपका करोड़ों का वो होता है, तो पॉइंट के बाद आप 2 अंक चाहते हो, 4 अंक चाहते हो, तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को मैनुअल चेंज करोगे, बट बाय डिफॉल्ट ये आपका 8 एंड 2 गिवन रहेगा और न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी असाइंड रहेगी। नाउ द नेक्स्ट है, अब आपके पास वैल्यू लेवल पे आते हैं। देखिए वैल्यू लेवल वहीं पर आपकी चीजें असाइंड थी। एक मिनट मैं दिखा देता हूं। देखिए ये आपके पास हमने अभी विथ पे बात किया, ये आपका डेसिमल पे हमने बात किया, हमने लेबल पे बात किया। लेबल हरदम क्वेश्चनार होता है, याद रखिएगा क्या होता है, जो आपका क्वेश्चनार होता है, क्वेश्चंस होते हैं वो लेबल में आएंगे। और वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं कि वैल्यू कैसे, क्वेश्चनार की वैल्यू हम कैसे पुट करें, तो इस वैल्यू पर हम बात करने जा रहे हैं कि वैल्यू कैसे हम असाइन करते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू असाइन की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए वैल्यू जब आप क्लिक करोगे तो उसकी वैल्यू, सपोज दैट मैंने मेल के लिए 1 असाइन किया वैल्यू, और लिखा क्या, लेबल क्या लगाया, मेल। यहां पर मैंने मेल टाइप कर दिया। हो सकता मुझे स्पेलिंग गलत हो, तो यहां पे स्पेलिंग आप करेक्ट कर सकते हो, ये टैब एक दिया हो, क्योंकि भारत में बड़ी गलतियां होती है ना इंग्लिश में, तो ऑलरेडी। अब आपका प्रश्न है कि क्या सर इसको हिंदी में भी कर सकते हैं? यस यू कैन। आपको मंगल में टाइप करना पड़ेगा, गूगल टाइपिंग करिएगा, और गूगल टाइपिंग करने के बाद आप यहां पर पुरुष लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप पुरुष लिख दोगे तो आपको जो एनालिटिकल टेबल्स आएगी, आपको वैल्यू तो 1 ही रखनी पड़ेगी, ये आप ये हिंदी में मत करिएगा, इसको आपको इंग्लिश में जो आपका न्यूमेरिक नंबर है उन्हीं में करना होगा। बट नीचे आप लेबल में, मंगल में आप इसमें पुट कर सकते हो, चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर मेल, और जैसे मेल आप टाइप करोगे यहां पर ऐड बटन एक्टिवेट हो जाएगा, ये बटन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऐड बटन को क्लिक करेंगे, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये 1 और आगे मेल लिख करके आ जाएगा, यानी आपके सॉफ्टवेयर ने 1 फॉर मेल रीड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत। या आपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो तो 1 में हमने क्या किया, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लगा दिया, सपोज दैट, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट मैंने लगा दिया, तो जैसे मैं ऐड बटन क्लिक करूंगा 1 आगे अल्मोड़ा लिख जाएगा। ठीक है, यानी अब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट में कभी भी आप 1 असाइंड 1 को देखेगा तुरंत वो अल्मोड़ा रीड करके देगा। अब क्या हो जाएगा, जैसे ऐड बटन करोगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, फिर से ये ब्लर हो जाएगा और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फिर से ब्लैंक हो जाएंगी। आप क्या करोगे, यहीं पर हम 2 असाइंड करेंगे। 2 असाइंड करने के बाद मैंने नैनीताल कर दिया, नैनीताल आपका हो गया। ठीक है, अब ये फिर से ये बटन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपका बटन फिर से एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट होते ही हम इसको ऐड कर देंगे, तो यहां पे 2 आपका हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एनदर बटन भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जितने यानी 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 नंबर आपको असाइंड करने पड़ेंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 पॉइंट आपको असाइन करने पड़ेंगे अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में डेवलप बना रहे हो। एक मिनट, ठीक है, तो अब ये आपने वैल्यू असाइन करना सीख लिया। ठीक है, याद रखिएगा जितने आपके क्वेश्चनार हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने देखा कि लोग 10-10 पेज के क्वेश्चनार बनाते हैं और एक पेज पे लगभग 10 या 15 क्वेश्चनार होते हैं ना। हर क्वेश्चनार के उनके पास सब वेरिएबल होते हैं या उनके मेजरमेंट स्केल होते हैं, 2 का, 3 का, 4 का। तो उन मेजरमेंट स्केल को आपको यहाँ पर प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर को रीड कराना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चनार जो आप डेवलप कीजिएगा उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी रखिएगा, वर्ड फाइल रखिएगा, और कोशिश करिएगा अगर हिंदी में है तो हिंदी ट्रांसलेट होकर के मंगल के रूप में रहे, इंग्लिश है तो इंग्लिश के रूप में रहे, ताकि हम वहाँ पर वैल्यूज़ को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, हमको टाइप करने का प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां पर बहुत केयरफुली देखनी होगी कि जब भी आप प्रश्नावली का निर्माण करेंगे, क्वेश्चनार को निर्माण करेंगे, तो क्वेश्चनार का निर्माण करते ही वहां पर वैल्यू आपको असाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेल 1 मेल बॉक्स, 2 फीमेल बॉक्स।
ठीक है, हम लोग देखते क्या कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस ऐसा डॉट छोड़ देते हैं या एरो सिंबल आता है सॉफ्टवेयर में, और फिर बाद में क्या होता है हमको रिकोडिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, हम भूल जाते हैं। आधा सॉफ्टवेयर में क्या किया, हम 1 फॉर मेल किए, आधे सॉफ्टवेयर में 1 फॉर फीमेल कर दिए। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप जब भी प्रश्नावली का निर्माण करिएगा, जैसे प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं, आप इस पे काम करने जा रहे हैं, तो चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ आप काम करिएगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में ही आपसे चीज़ों को मांगेंगे। विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में वो चीज़ें नहीं मांगेंगे। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में चीज़ें ना मांगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जब भी प्रश्नावली का निर्माण करेंगे तो उसमें प्रश्नावली में पहली चीज़ तो याद रखिएगा, जितने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सबको क्वेश्चन नंबरिंग करिएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न के आगे जो मेजरमेंट स्केल है, अगर मेजरमेंट स्केल जैसे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के मेजरमेंट स्केल है 1 से लेकर 13 तक है, तो सबको वैल्यू असाइन कर दीजिए और उन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपको जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना करेंगे, जो आपका एसपीएसएस सॉफ्टवेयर प्रिपेयर होगा आपके एनालिसिस के लिए, सबसे पहले जितने आपकी प्रश्नावली होगी उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। कहाँ पर, आपका वेरिएबल व्यू के अंतर्गत पुट करना पड़ेगा, और इसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत केयरफुली इन चीजों को डेवलप करना होता है, और फिर उसके बाद जो आपका डेटा आता है उस डेटा को इसमें डेटा व्यू में पुट करना होता है, ठीक है। तो तब जा करके आपका ये क्या हो जाएगा, डेटा सेट आपका रेडी हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा एनालिसिस करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है, जैसे इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, रिमूव का ऑप्शन है, चेंज का ऑप्शन है, अगर स्पेलिंग गड़बड़ है तो भी चेंज का ऑप्शन नीचे काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट है आपका, आपने नेम देखो पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट, टाइप मैंने पढ़ा है न्यूमेरिक, विथ 8, डेसिमल 2, लेबल प्रश्नावली है, क्वेश्चनार पूरा उठा के क्वेश्चनार जो है यहां पर उठा के पेस्ट कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर एक गड़बड़ी आप लोग कर देते हो, मैं बताऊं प्रैक्टिकली। आपका जो क्वेश्चनार होता है वो प्रश्न के रूप में होता है, क्या आप मड़ुए की खेती करना पसंद करते हो, हमने किसान से पूछा, क्या आप मड़ुए की खेती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और उसमें 2 ऑप्शन है, यस एंड नो, ऐसा आपका क्वेश्चन बनता है। और जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो पूरा यहां से उठा के कॉपी करके यहां पे लेबल में पुट करते हो, तो नहीं, फिर क्या आपका हट जाएगा वहां पे। आपको क्वेश्चन के रूप में कभी भी सॉफ्टवेयर में मत रखिएगा, क्योंकि वो एनालिसिस में टेबल में जो इनकॉर्पोरेट करेगा वो एज अ क्वेश्चन कर देगा, फिर वो आपकी एनालिसिस में लोग हंसेंगे कि ये डेटा कलेक्शन करने के वक्त था, लेकिन आप मड़ुए की खेती का एनालिसिस करते हो, उत्पादन करते हो, नॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में आपको लेवल में वो चीजें आनी चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कॉपी पेस्ट भी बहुत केयरफुली आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू डेवलप योर क्वेश्चनर एज अ क्वेश्चन फॉर्म। बट सॉफ्टवेयर में जो एनालिटिकल टेबल्स होती है, वो एनालिटिकल टेबल्स क्या होती है, एज इट इज क्या होता है, हमको एनालिटिकल टेबल में चीजों को पुट कर देती है, और वहां पर चेंजेस करना आपके लिए एक भारी भरकम क्या हो जाएगी। जब आपकी फर्स्ट 300 की या 400 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस रिपोर्ट होगी और सब प्रश्न के रूप में होंगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इन्होंने कोई ब्रेन नहीं लगाया, क्योंकि जो आपकी एनालिटिकल टेबल्स होती है उसकी जो एनालिसिस होती है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होती है, ठीक है। तो लेबल में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्नावली से प्रश्न तो उठाने हैं, बट वो क्वेश्चन मार्क के रूप में जो है उसके स्टेटमेंट को आप रखिएगा वैसे, बट क्या करेगा, जो आपका प्रश्न वाला है, जो आपका क्वेश्चनेबल वाला है, उसको आप नॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। ये बहुत गलतियां मैंने करा है, जो नए लर्नर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, सर ने बताया था, साइलेंसर ने बताया था कि कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए, उठा कॉपी पेस्ट मार देते हैं। वो दिमाग ये नहीं लगाते कि अरे ये तो क्वेश्चन फॉर्म पे आ गए, और एनालिसिस में पूरा चला जाता है, और वैसे ही वो क्या करते हैं, थीसिस भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। बदनाम हम लोग हो जाते हैं, मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो, वो थोड़ी सी गलतियां होती हैं, सबसे हो जाती है, लेकिन ये चीजें अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, ठीक है। दूसरा, वैल्यूज मैंने असाइन करना आपसे बताया था, 1 2 3 के रूप में करते हो। मिसिंग वैल्यू अगर है तो यहां पर आपको वो चीजें असाइंड करनी पड़ेंगी, तभी तो आपकी मिसिंग एनालिसिस होगी। यहां पे अगर कोई आप पुट करते जाओगे तो नन आएगा, लेकिन अगर आपने यहां पे कोई चीजें पुट नहीं की
तो ये नन आपका क्या हो जाएगा, नन फिर भी लिखा रहेगा, लेकिन आपको इसको असाइन करना पड़ेगा यस या नो। ठीक है, मिसिंग वैल्यू अगर आपकी आती है तो। ठीक है, आगे आते हैं कॉलम, 8 कॉलम में है। ठीक है, अलाइनमेंट कैसे चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, जस्टिफिकेशन, ये तो आपका वो है कि कैसे अलाइनमेंट चाहिए। अब आपका आता है मेजर स्केल आता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। मेजर स्केल के अंतर्गत अगर आपका डेटा नॉमिनल डेटा है, मैंने क्या कहा, सरफेस वैल्यू समान हो, डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉमिनल वैल्यू है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ये एक सेम सरफेस पर हैं, इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा, मतलब साइज के आधार पे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि उसके सारे मैग्नीट्यूड को आप ले लीजिए, ओवरऑल ले लीजिए, तो नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट ना तो बड़ा है ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा है, तो दिस इज द डेटा ऑफ नॉमिनल डेटा। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर मैं जियोग्राफी वाला स्टूडेंट हूं, आई वांट टू स्टडी द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो आपका डेटा ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा, और इसी डेटा को आप क्या कन्वर्ट कर दोगे, ऑर्डिनल में कर दोगे। इफ यू आर स्टडी द पॉपुलेशन साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, अगर डिस्ट्रिक्ट में आप पॉपुलेशन साइज की स्टडी करना चाहते हो तो आप ऑर्डिनल को कलेक्ट करोगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां का, तो इट विल बी डिपेंड अपॉन कि आप नॉमिनल वैल्यूज को कर रहे हो सेलेक्ट, कि ऑर्डिनल वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहे हो, कि स्केल को सेलेक्ट कर रहे हो। स्केल का मतलब होता है कि अगर आपके पास आगे दो वैल्यूज और होती हैं, ना तो आपका नॉमिनल है ना तो आपका ऑर्डिनल है, तो वो आपका स्केल डेटा के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत केयरफुली यहां पे ध्यान देना होगा। अब बात आती है, ये तो मैंने सोशल साइंस के लिए इतनी चीजें बताई, अब आ जाइए आप साइंस वाले के लिए। साइंस के लिए कुछ नहीं करना, जैसे सपोज दैट आपने केमिस्ट्री का डेटा है, आपके पास फिजिक्स का डेटा, आपके पास कोई भी डेटा होगा, वो डेटा आपका ऐसा कुछ होगा 0.789, फिर दूसरी रीडिंग है 0.689, फिर अगली रीडिंग है 0.5779, कुछ ऐसी रीडिंग साइंस में होती है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है, वो जो आपका उनका इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग को प्रोवाइड करता है। तो वहां पर जैसे आपको क्या करता है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर सपोज दैट है, या कोई अदर चीज है, तो वहां पर यहां पे नेम आप केवल लिखिएगा। नेम लिखने के बाद आप इसका टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, होगा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिक आप सेलेक्ट करोगे, विथ आप देख लीजिएगा क्या 8 डिजिट से आपका काम चल जाएगा। अगर ये नंबर लंबे हैं तो इनको विथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए या ज्यादा, आपने देखो यहाँ 3 देख रहे हो, तो नॉर्मली है कि 3 से तो कम तो रहेगा नहीं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 आगे हो जाएंगी। तो यहाँ पर चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, चीजों को आपको यहाँ पे मॉडरेट मॉडिफाई करना पड़ेगा। बस ये 4 टैब ही साइंस वालों को लिए टच करने होते हैं। अनदर टैब में केवल यहां पर लेबल में क्वेश्चनर जो उनका होगा, ठीक है, क्या होता है, टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऐसे लिख देंगे, या चेंजिंग द टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा उनका कोई स्टेटमेंट, तो यहां पर डाल देंगे। बाकी ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ठीक है, यहां पे नॉमिनल वाली सब छोड़ देंगे, स्केल वैल्यू पे आप ले लेंगे और छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे आप डेटा व्यू को क्लिक करेंगे वहां पर इस डेटा को पुट कर दिया जाता है। ये डेटा एज इट इज पुट हो जाएगा और एनालिटिकल टूल्स दबा करके हम सॉफ्टवेयर के साथ काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए ये बेसिक 4 नेम, टाइप, विथ और डेसिमल, इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, इन अदर जगह मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये पॉइंट उनके लिए नोटेबल होता है और उनकी रीडिंग या स्टडी प्रॉपरली चलती है। ठीक है, सपोज दैट साइंस, सोशल साइंस में सपोज दैट वी आर मेजरिंग द इनकम, मैं इनकम मेजरमेंट कर रहा हूं। इनकम मेजरमेंट में मैंने क्लस्टर नहीं बनाया, एक 10,000 से लेके 20,000 ऐसा कोई क्लस्टर नहीं बनाया, तो मुझे केवल यही 4 पॉइंट को देखना है, बाकी इन क्लस्टरिंग को छोड़ दीजिए। इनकम को उठाइए, कॉपी और पेस्ट मार दीजिए, तो कोई ऐसा डेटा आपका आता है, टाइम सीरीज डेटा आता है जिसको आपको क्लस्टर नहीं बनाना है, जिनको आपने क्या किया कि कोई आपने इंटरवल वैल्यूज नहीं दी है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 4 वैल्यूज में जो आपके पास डेटा व्यू है, इन डेटा व्यू में इन चेंजेज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डेटा का बहुत केयरफुली देखिएगा। एक आपका नॉमिनल डेटा होता है, नॉमिनल डेटा जिसकी सरफेस वैल्यू सेम होती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि नॉमिनल डेटा जो आपका होता है वो सरफेस वैल्यू एक कंडीशन में समान होती है, दूसरे कंडीशन में नहीं। ठीक है,
it will be depend upon your construct, your research, your ideology, your आपकी हाइपोथेसिस पर डिपेंड करेगा, आपने कैसे मेजरमेंट करके रखा है। अब जैसे कैसे मैं कैसे बात करता हूं, तो बात ये करता हूं कि सपोज दैट एक क्लास के सारे बच्चे मेरे लिए समान हैं, तो मैंने क्या समान है मतलब मेरे लिए नॉमिनल डेटा है। लेकिन जब मेरे लिए समान है तो फिर टॉपर एक क्यों हो जाता है? ठीक है, तो मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन उनको दे दिया कि हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो वहां पर मेरा डेटा नॉमिनल डेटा कन्वर्ट हो जाता है विशेष कंडीशन में ऑर्डिनल डेटा में। ठीक है, तो आपको ये बहुत केयरफुली देखना होगा कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में चीजों को स्टडी कर रहा हूं। अगर उस परिप्रेक्ष्य में वो वेरिएबल न्यूट्रल है और उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आप नहीं स्टडी करना चाहते हो, आपकी सरफेस वैल्यू आपने एजम्पशंस मान के ऐसे चली है कि जहां पे सरफेस वैल्यू सेम है, जैसे साइंस में आपने नहीं, साइंस में आपने देखा होगा, साइंस पढ़ी है तो उसमें लिखा होता ये मान लेते हैं कि ताप और दाब का मान समान है। तो अगर आप ये मान लेते हो कि टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज द कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज द कांस्टेंट, तो मतलब होता है कि यू आर एज्यूमिंग दैट दिस इज द नॉमिनल वेरिएबल। सपोज दैट यू आर एज्यूमिंग दैट द मेल एंड फीमेल जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है समान है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? नॉमिनल डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ फ्लक्चुएशंस मिलते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे इनमें बाइफर्केशन कर सकते हो, तो वही डेटा आपको ऑर्डिनल डेटा में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो स्पेशली दो प्रकार का होता है, एक आपका इंटरवल डेटा होता है और दूसरा आपका रेशियो डेटा होता है। तो इन द इंटरवल स्केल में वी टू हैव एन ऑर्डर just like ordinal data and we cannot find the exact difference between two values। तो जो इंटरवल होता है, जैसे क्या होता है कि हम लोग परसेप्शन में होता है कि एक स्टार आपका है, एक स्टार दूसरे स्टार से बड़ा है, बट ये कितना बड़ा है नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हम 4 स्टार करते हैं, 3 स्टार करते हैं, 2 स्टार करते हैं, 3, हम LG का टीवी खरीदने जाते हैं, टीवी में हम देखते हैं 3 स्टार है, क्या 4 स्टार वाला टीवी क्या होता? अच्छा तो होगा, ये तो कन्फर्म है 3 स्टार से, बट कितना अच्छा होगा वी कांट मेजरमेंट। तो जब हम इंटरवल हमारे पास क्या होता है अनइवन होता है, सिस्टमेटिक हमको नहीं मिलता है, तो उस डेटा को हम लोग इंटरवल डेटा कहते हैं। ठीक है, इंटरवल डेटा जो आपका होता है वो आपका ऑर्डिनल डेटा भी होता है, बट आपका जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल नहीं होता। दूसरा आपके पास होता है रेशियो स्केल डेटा, और रेशियो स्केल डेटा में जो आपके पास क्या होता है कि फीचर ऑफ द इंटरवल स्केल एंड द एडिशन ऑफ देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रू जीरो एज वेल। यानी इस जो रेशियो डेटा होता है, रेशियो डेटा को हम लोग जीरो से प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये हमारे पास क्या होता है, इसका रेशियो फीचर हमारे पास क्या होता है इंप्रूव करता चल जाता है एक पर्टिकुलर रेशियो से। जैसे आपका क्या होता है भूकंप का मैग्नीट्यूड, आपने कहा होगा एक स्केल से दूसरे स्केल में जाने में कितना इंप्रूवमेंट होता है वो उसमें ऑलरेडी मेंशंस रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा हमको प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है। जो आपने देखा होगा कि मानव विज्ञान वाले हैं, मानव विज्ञान वाले कभी भी ह्यूमन को नॉमिनल डेटा के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी वाले जितने स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी में मेल फीमेल में, बॉयज में, गर्ल्स में, आपका क्या कहते हैं छोटे बच्चों में, ओल्ड बच्चों में, ओल्ड बच्चे सॉरी ओल्ड जो मैन होते हैं उनके कहीं ना कहीं पर क्या कहते हैं परसेप्शंस, थिंकिंग्स आदि चीजें क्या होती हैं वो नॉमिनल डेटा के अंतर्गत नहीं होंगी, क्योंकि ये इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, बट वही जो हमारे पास चीजें होती हैं कि हम एक जब साइंस की हम बात करते हैं तो जहां पर हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए पोलियो ड्रॉप पिलानी है तो इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड मेन, तो वहां पे सरफेस वैल्यू समान मान लेते हैं। ठीक है, तो वह हम क्या करते हैं कि साइंस वाले वही डेटा को मैन और वुमेन, ठीक है, दोनों को वो क्या करते हैं नॉमिनल डेटा के रूप में यूज करने लगते हैं। या हमारी स्टडी में हम मान के चलते हैं कि ठीक परसेप्शन बिहेवियर ऑफ द बोथ, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल है, तो वहां पे तो ये आपको कहां पर दोनों को इक्वल मानना है या अपनी स्टडी में उनको डायनेमिक मांगने हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, और ये सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर में हम इनकी वैल्यू समान रखें या इनकी वैल्यू समान ना रखें। ठीक है,
अभी मैंने एक रिजल्ट देखा था, बड़ा अच्छा था। जब सचिन तेंदुलकर था, बड़ा पॉपुलर हुआ, तो क्योंकि सचिन जी तो ऑलरेडी वो भारत रत्न हैं, उन्होंने उस समय तो उनको फरारी कार मिली थी। आपको याद होगा, बड़ा विवादास्पद रही। तो फरारी कार में सचिन जी को जब ये फरारी कार मिली, तो बॉर्डर पे आने पे उस पर टैक्स बहुत लग रहा था, कस्टम ड्यूटी बहुत लग रही थी। ठीक है। तो सरकार ने क्या हुआ, फिर जो आप सचिन जी थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कार नहीं, मेरे पास इतना कस्टम ड्यूटी नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो सरकार ने क्या किया था कि कहा था कि कोई अल्टरनेटिव वे यूज करते हैं। तो जिस कंपनी था या सरकार ने जो भी अपना था वहाँ पे रिबेट हुआ, हटाया गया। तो वहां पर मैंने न्यूज में पढ़ा था कि लोग, भारत के लोग कह रहे थे कि अरे वो भी तो नॉमिनल डेटा था। नॉमिनल का मतलब होता वो भी एक भारत का व्यक्ति था, उसके लिए आपने कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशन दे दिया, और हम लोग क्या होते, हम लोग क्यों नहीं दिया जाता। तो उसका साफ साफ कहने का मतलब था कि वो आपका एक भारत का व्यक्ति था, सिविलियंस थे, उनको अपने कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशन किया। कहाँ से किया मुझे नहीं पता, मुझे लगता कंपनी वालों ने दिया था, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको हटा दिया। ठीक है। अब वो हुआ, वो भी बात का था कि अगर उनको कस्टम ड्यूटी में हटाई जा सकती है, तो हम भारतीयों में जो गरीब है उनको क्यों नहीं हटाई जा सकते। एक बड़ा विवाद हुआ। तो वहां सीधा का मतलब था कि आप अगर नॉमिनल डेटा के रूप में पूरे भारतीय इंडियन को कर रहे हो, उनके साथ टैक्सेशन बिहेवियर कर रहे हो, तो आप वहां पर आपने उस डेटा को ऑर्डिनल के रूप में क्यों कन्वर्ट कर दिया। ये वहां पर एक मुद्दा बना था। ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे पास एक ले लिया हूं। हो सकता है इसमें ट्रूथ में क्या है, सच्चाई, वो तो देखना पड़ेगा, बट हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो डेटा एनालिसिस से मतलब है। नाउ द नेक्स्ट है, ये आपके पास चार प्रकार का डेटा आपका आएगा। नॉमिनल डेटा कैटेगराइज होता है, लेबल होता है, क्लासिफाइड होता है, नाम होता है, आइडेंटिटी टाइप होता है, काइंड्स ऑफ द थिंग्स होता है, एंड सच एज। ये रैंक को प्रोवाइड करता है। ऑर्डिनल जो आपका रैंक होता है, ये इंटरवल को प्रोवाइड करता है, और ये आपका कहते हैं रेशियो को प्रोवाइड करता है। तो चार प्रकार का हमारे पास जो डेटा होता है, इन चार प्रकार के डेटा के साथ हम काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट है मीजरमेंट स्केल है। तो नॉमिनल डेटा को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 1 2 3 में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है। और ऑर्डिनल का हम लोग स्केल बनाते हैं, स्केल अप करेंगे। तो 1 क्या होता है, बेस्ट है मान लीजिए, दूसरा क्या है नॉमिनल, तीसरा, ऐसा करके हम कोई स्केल बनाते हैं। या 3 को हम बिग रखते हैं, फिर 2 को कम रखते हैं, 1 को कम रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है। इंटरवल स्केल में स्केल दैट द कैटेगराइज एंड रैंक ऑर्डर आइटम्स के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास कैटेगराइज इन द रैंक ऑर्डर आइटम होता है, हैज इक्वल इंटरवल्स होता है। तो इंटरवल स्केल आपका होगा। रेशियो स्केल के अंतर्गत जो होता है वो 0 से आपका होता है, और उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, और रेशियो के साथ वो चीज़ें इंप्रूव करती हैं। अब आती है बात, यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना, बहुत केयरफुली चीज़ों को आप देखिएगा। हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती है कि हम हर चीज़ का मीन निकाल के बैठ जाते हैं, हर चीज़ का, एवरीथिंग, चाहे डेटा हमारा जैसा भी हो, हम क्या करते हैं, समांतर माध्य निकाल के बैठ जाते हैं, और हर चीज़ की स्टडी हम लोग मीन से करने लगते हैं। दैट इज रॉन्ग। ये आप नहीं करोगे। ठीक है। आप अगर हर चीज़ का मीन निकालोगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ठीक है। अगर आपका डेटा नॉमिनल डेटा है, बहुत केयरफुली देखिएगा, यहां पर आपको जो रिसर्च होती है, जो आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं, यहां पर कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर आपका डेटा नॉमिनल डेटा है, ठीक है, आइडेंटिटी को बता रहा है, सपोज दैट मेल फीमेल, यूजर नॉन यूजर, ऑक्यूपेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म नंबर्स, तो वहां पर मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको मोड की वैल्यू दिखानी होगी। मोड आपको कैलकुलेट करके वहां पुट करना होगा। आप मीन कर देते हो नहीं। इफ योर डेटा इज नॉन मीनल, तो आपका जो माध्य होगा, हम मोड के माध्यम से जानना चाहेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड एंड दैट प्लेस। ठीक है। तो सबसे पहले अगर नॉमिनल डेटा के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपको माध्य निकालने के लिए मोड का प्रयोग करना कंपलसरी है। दूसरा, इफ योर डेटा इज ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे ब्रांड प्रेफरेंस है, जैसे सोशल क्लास है, जैसे आपका हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स है, जैसे ग्रेडेड क्वालिटी ऑफ द लेंबर्स है, तो यहां पर आपका ऑर्डिनल डेटा आते ही आप माध्य के लिए मीडियन यूज करना चालू करोगे, यानी मीडियन के माध्यम से आप माध्य को रिप्रेजेंट करोगे।
ठीक है। इफ योर डेटा इज इंटरवल डेटा, अगर आपका डेटा इंटरवल डेटा है तो इंटरवल डेटा में जिसमें कंपेरिजन आपका इंटरवल्स होता है, टेम्परेचर, ग्रेड पॉइंट्स ऑफ एवरेज एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रांड, तो यहां पर आपको मीन निकालना है। ठीक है, इंटरवल डेटा के साथ आप मीन को कैलकुलेट करोगे, अनदर डेटा के साथ आप मीन को कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, अगला, अगर आपका डेटा जो है वो रेशियो डेटा आपको सपोज दैट है, तो रेशियो डेटा है क्योंकि आपने असाइंड कर रखी है वैल्यू, तो उस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करके आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपका रिसर्च जो होगा वैलिड होगा, यानी रिसर्च एनालिटिकल टूल्स वैलिड हो गए। नहीं तो जो आपके रिसर्च एनालिटिकल टूल्स होते हैं वो इनवैलिड होते हैं कि आपके नॉमिनल डेटा के साथ आपने मीन कैसे निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं अपने रिसर्च के साथ, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा रहता है, आपके दिमाग में बैठा रहता है कि वी कैन कैलकुलेट द फॉर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक फॉर, ठीक है, मीन निकाल करके हम लोग रख देते हैं। वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एक गुड रिसर्च के लिए, एक वैलिड रिसर्च के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि नॉमिनल डेटा अगर आपका है तो मोड आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर कई चीजों को कैलकुलेट कर देता है एक साथ। जो आपको रिक्वायरमेंट हो उस टेबल को आप ले लीजिए, अनदर टेबल को आप छोड़ सकते हो। इट इज नॉट कंपलसरी कंडीशन कि सॉफ्टवेयर से सारी चीजें आप लीजिए। आप मैनुअल टेबल बनाइए और उसमें से क्या कीजिए, एसपीएसएस से जो डेटा एनालिसिस होकर के आपके पास अवेलेबल हुआ उस डेटा को वहां पर अकॉर्डिंग टू नीड्स आप पुट कीजिए। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, बताता है। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, मैंने आपके साथ सारा चीजें डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है। अब यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम आपको है कहीं पर, ठीक है, वो क्योंकि इस स्लाइड में वही चीज़ है, रिपीटेशंस होंगी, बाकी बाकी चीज़ों की कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही हो जरूर करिएगा शेयर मेरे साथ। नहीं तो फिर हम इसको दिखाते हैं सॉफ्टवेयर में, कैसे हम सॉफ्टवेयर में इसको काम करते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब लोग काफ़ी इससे एक फेमिलियर होंगे आप लोग। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को मैं दिखा देता हूँ आपके साथ कि कैसे हम सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, डेटा का नेचर कैसा होता है वो दिखा दे। हाँ बोलिएगा। ऑर्डिनल और इंटरवल डाटा में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। इसमें ऑर्डिनल ऑर्डिनल डेटा और और आपका इंटरवल डेटा, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं, देखिए साफ साफ उसकी डिफिनीशन मैंने लिखी है, देखिए आपको इसमें प्रॉपरली डिफिनीशन मैंने लिख दिया है। देखिए ऑर्डिनल जो आपका डेटा होता है, इसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऑर्डिनल डेटा में हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, बट ऑर्डर कितना बेस्ट। मैंने आपके घर में खाना खाने आया, मैंने कहा कि अरे सर आपने सब्जी बड़ी अच्छी बनाई थी, आपने पूछा सर दाल से कितनी अच्छी थी, मैं नहीं बता सकता हूं। तो ऑर्डर जो होता है, यहां पर ऑर्डर हम नहीं बता सकते कि ऑर्डिनल डेटा तो अच्छी तो थी बट कितनी नहीं बता सकते। इंटरवल डेटा के अंतर्गत इक्वल इंटरवल होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन एड कहते हैं एडजेंस, कहते हैं एडजेंट्स नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। अगर मैंने 0 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर 20 है और इसके बीच का अंतर इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये इंटरवल डेटा है। लेकिन अगर मैं स्टार की बात करता हूं, जैसे आपने देखा होगा 2 प्रकार की रेटिंग आपको करने की आती है, एक आती है 1 2 3 4 5, तो वो आपका जो डेटा होगा वो इंटरवल डेटा है। अगर 4 देते हो तो निश्चित रूप से 1 से बड़ा 2 है, कितना बड़ा है 1 टाइम, वो 2 से 3 1 टाइम, 2 से 3 से 4 1 टाइम, तो इसी तरह 4 आपका ये है, तो 1 टाइम सारा बढ़ा है, यानी एक एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ा है। लेकिन अगर आप स्टार देते हो, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार, 5 स्टार, वी कॉन्ट डिफाइन कि एक आपके पास नंबर बड़ा है कि 2 नंबर बड़ा, वी कैन डिफाइन। तो मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा ऑर्डिनल डेटा, यानी ऑर्डर में हम तो बड़े हैं, ठीक है। सपोज दैट एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 बच्चे हैं, चारों टॉपर हैं, ठीक है, चारों टॉपर हैं। अगर मैं कह दूं, ठीक है, कि एक पहला टॉपर दूसरे टॉपर से कितना बड़ा है, तो आप नंबर के बेस पे बता सकते हो, ठीक है, कि आईएएस का रिजल्ट निकला इतने नंबर से ये है, तो वो अगर आपका इक्वल इंटरवल है तो वो इंटरवल डेटा है। लेकिन अगर उनके ऑर्डर के बीच में इक्वल इंटरवल नहीं है तो वो ऑर्डिनल डेटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
ठीक है, रेशियो डेटा आपका 0 से स्टार्ट होता है रेशियो डेटा अधिकतर, और ये कई गुने के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास स्केल होता है, मैं बताऊं आपको, हम लोग जब लिकर्ट स्केल यूज करते हैं तो लिकर्ट स्केल में हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑर्डिनल आपका डेटा यूज करते हैं, जैसे क्या होता है हमने 5 का स्केल बनाया है, या इंटरवल डेटा का यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाई 5 दिखाई असाइंड करते हैं वैल्यू को। और जब इन वैल्यू को असाइंड करते हैं, अगर इनके बीच का इंटरवल हमने इक्वल मान लिया है, ये एज्यूम करना हो, तो और आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल डेटा हो जाएगा। अगर हमने इक्वल नहीं मेजरमेंट किया तो यह आपका ऑर्डिनल डेटा के रूप में जाना जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर पे आते हैं और आपका SPSS सॉफ्टवेयर हम देखते हैं। तो आपका SPSS सॉफ्टवेयर कहाँ, SPSS फॉर द बिगिनर्स, माइग्रेशन का डेटा मैंने कहीं पर रखा है, रिलेशन लर्न, लार टीम वन सैंपल टेस्ट है, सैंपल देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, डेटा होगा मेरे पास, डेटा सेट SPSS, मास मीडिया वाला काम करेगा। हाँ ओके ठीक है, मेरे पास एक डेटा था। ठीक है, ये मैंने एक काम किया था मास मीडिया पे, तो मास मीडिया का मेरे पास कुछ डमी डेटा है, तो उस डेटा को मैंने मॉडिफाई कर दिया था, चेंज कर दिया था। चेंज करने के बाद आपको, क्योंकि आपको एनालिसिस समझाने के लिए डेटा काफ़ी अच्छा है। देखिए ये डेटा एक मास मीडिया पे इम्पैक्ट स्टडी हम लोग कर रहे थे, तो मास मीडिया इम्पैक्ट स्टडी के अंतर्गत हम लोगों ने किया क्या था कि हम लोग ये देखना चाह रहे थे, मैं कोई ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, ओके ये ब्लैंक स्लाइड। तो हम लोग ये स्टडी करना चाहते थे, ये मास मीडिया की एक थी मेरे पास, पोस्ट डॉक्टरेट की थीसिस थी, तो उसमें मैंने काम किया था। तो उसमें हम लोग ये काम कर रहे थे कि जो हमारे पास मास मीडिया में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, तो उस समय पोलियो का ड्राफ्ट पिलाने के लिए, या तो जितने आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट थे वो उनका विज्ञापन आया करता था। तो उस विज्ञापन के कारण हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं वो कितना अवेयर होते हैं, क्या उसका फॉलोअप करते हैं, उन चीज़ों को फॉलोअप करते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उस समय पोलियो ड्राफ्ट जब पिलाया गया, पोलियो ड्राफ्ट का विज्ञापन जो था वो हम लोगों ने स्टडी किया था कि टीवी में कितनी बार विज्ञापन आता था और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में कितना पड़ता था, तो हम लोगों ने इसकी स्टडी की थी। ठीक है, टीवी में सुबह आया, शाम आया, दोपहर आया, तो जो वुमेन्स थी और मैन और वुमेन, इन दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन किया था, मैन एंड वुमेन के बीच में। तो मैन क्या होते थे, जो अमिताभ बच्चन जी आते थे, पोलियो ड्रॉप की विषय पिलाते थे, बच्चों को इस संडे मत छोड़िएगा, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाइएगा। मैन सिग्निफिकेंट, मैन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, और पड़ रहा था कुछ मेंस के ऊपर, तो वो बीटा का मान बड़ा कम था। लेकिन वुमेन्स ने रिपोर्ट किया कि उनके ऊपर बड़े सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इसका पड़ रहा था, वो विज्ञापन जब आता था। और वुमेन्स ने एक और बात रिपोर्ट किया कि शाम को 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जितने विज्ञापन आते हैं उसमें से वो जरूर 1-2 विज्ञापन को पूरा देखी हुई हैं। तो रिपोर्ट में हमने ये कहा था कि जो आपका जब भी हेल्थ केयर के कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम को टीवी में ब्रॉडकास्ट किया जाए और कोशिश किया जाए कि ऐसी लैंग्वेज हो या ऐसे विज्ञापन बनाए जाए जो वुमेन्स को बहुत समझ में आए, क्योंकि उस वुमेन्स उन चीज़ों को बहुत केयरफुली देख रही थी और उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट सोसाइटी में पड़ रहा था। और बच्चों के लिए वो पुरुष से जाके कहते थे कि संडे पोलियो ड्रॉप पिलाना था, आप जाओगे नहीं ले करके,
ठीक है, तब पुरुष लेके जाता था, मतलब पुरुष पहल कम करता था। स्टडी में ऐसा मुझे मिला। हाँ, पुरुष कई कई जगह रिपोर्ट आई कि पुरुष ने भी पहल किया है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, बट इन द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, मैन के ऊपर इसका इम्पैक्ट कम था, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यूज कम थी, जबकि इसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा था। तो ये मेरी स्टडी थी। तो इसका जो डेटा सेट था, उस डेटा सेट में हमने क्या किया था, सबसे पहले क्योंकि एज बेस पे स्टडी करनी थी कि किस एज ग्रुप के लोगों के ऊपर जो मास मीडिया इम्पैक्ट है। देखो, मास मीडिया कई प्रकार का होता है, एक पेपर मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, एक आपका सोशल, आपका जो तो जितने सोशल साइट्स मीडिया होते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उनका इम्पैक्ट अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग पड़ रहा था। तो उनकी स्टडी को हम लोगों ने यहाँ पर मेजरमेंट किया था और उस पर काम किए थे। तो देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चनार थे, आपको मैं पूरी स्लाइड करके क्वेश्चनार बता रहा हूं कि एज था, क्योंकि मुझे एज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट स्टडी करना था। तो एज ऑफ द रिस्पोंडेंट मैंने कैलकुलेट किया और मुझे वहां पर रिसर्च में ये पता चला कि जो वुमेन 18 साल, मैरिड वुमेन जो 18 साल से ऊपर थी एज ग्रुप की, बट 35 एज ग्रुप से कम थी, उनके ऊपर बहुत हाई कोफिशिएंट के साथ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन 35 साल से ऊपर वुमेन के पास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो पड़ रहा था, लेकिन वो बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू कम के साथ था। तो एज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल क्या होता, मास मीडिया टूल्स के लिए, जो मास मीडिया में जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, उस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो आपका मास मीडिया टूल्स होता था, वो मास मीडिया टूल्स में जो आपका न्यू एज ग्रुप था, न्यू एज ग्रुप का मतलब जो आपके पास यंगर एज ग्रुप था, वो यंगर एज ग्रुप बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहा था। तो इनके साथ ये था कि अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए जाए तो सोसाइटी में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। दूसरा, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जेंडर बेस पे हमने स्टडी की थी। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लेइंग, क्योंकि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट था, वो बहुत क्या हुआ था, इंपैक्ट डाल रहा था। जो परिवार पढ़े लिखे थे, उनके पुरुष ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया और वुमेन्स ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, नो डाउट, ठीक है। और लगभग हर एज ग्रुप के लोगों ने रिस्पॉन्स पॉजिटिवली किया, बट सिग्निफिकेंस लेवल और बीटा कोएफिशिएंट का मान इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले फैमिलीज पे ज्यादा दिखाई पड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चनर को हम लोगों ने डेवलप किया और इन क्वेश्चनर को हमने क्या किया, ऑनबोर्डेड किया, सॉफ्टवेयर में वेरिएबल व्यू में गए और वेरिएबल व्यू में जाने के बाद देखिए इनको हमने क्या किया, वैल्यू असाइंड किया। आप देख सकते हो वैल्यू असाइंड हुई, एक मिनट, ठीक है। ये वैल्यू आपकी असाइंड की गई और ये वैल्यू आप देखिए कि आपका यहां पर आपका 0 था, ठीक है। ये 0 वैल्यू जो थी वो आपका इलिटरेट रेट, 1 वैल्यू जो थी वो प्राइमरी एजुकेशन को दिखा रही थी, 2 वैल्यू जो आपकी थी वो सेकेंडरी एजुकेशन को, और 3 जो हमारे पास वैल्यूज थी वो हायर एजुकेशन को हम लोगों ने रिपोर्ट किया। तो इस प्रकार करके जो हमारे पास वेरिएबल्स थे और उनके मेजरमेंट स्केल थे, उन मेजरमेंट स्केल को हमने यहाँ पर लिकर्ट स्केल के रूप में भी रखा। ये आप देख सकते हो नीचे लिकर्ट स्केल के रूप में चीजों को पुट किया गया, ठीक है। लिकर्ट स्केल के रूप में हम लोगों ने यहां चीजों को पुट किया। आपका स्ट्रांगली डिसएग्री, आपका मॉडरेट डिसएग्री, न्यूट्रल, मॉडरेट एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस रूप में हमने इन चीजों को पुट किया और साथ ही साथ इनके क्वेश्चनर को देखिए। आप ये क्वेश्चनर देख सकते हो कि क्वेश्चन फॉर्म पे नहीं आपके होंगे, आप देख सकते हो, बट जो हमारे क्वेश्चन, जो हमारा सीट था, क्वेश्चन बुक सीट थी, वो क्वेश्चन फॉर्म पे थी, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई किए सॉफ्टवेयर में पुट करने के लिए। तो हमने क्या किया कि यहां पर चीजों को हमने पुट किया, इसमें हम बाय डिफॉल्ट ही चीजों को एक्सेप्ट किए और मैंने क्या किया कि क्वेश्चनर को हमने Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 से असाइन किया। अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका कोई इफेक्टिव मास मीडिया में प्रोवाइडिंग द टूल्स ऑफ हेल्थ केयर अवेयरनेस, तो अवेयरनेस भी आप यहां पर लिख सकते हो। तो वो आपको कोई ऐसा टेक्निकल टर्म आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा जो आपको इन चीजों को इंडिकेट करे, ठीक है, जो आपको वहां पे सेलेक्ट करने में हो। अब देखिए ये मैंने क्या किया, सारा सब प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद आप आपका देखिए ऑर्डिनल डेटा, कॉर्डिनल डेटा, सारी डेटा को हमने यहाँ पे मेजरमेंट स्केल को यहाँ असाइन कर दिया कि ऊपर की 3 वैल्यू जो आपकी नॉमिनल वैल्यू होती हैं, ऑर्डिनल वैल्यू भी हो सकती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन किया। आपके पास अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, मिसिंग वैल्यू हमने नॉन कर दिया। तो ये मेरा पास प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया था। अब हम लोग क्या कहते हैं, डेटा व्यू पे गए और इन डेटा को हमने यहां पर फिल किया, ठीक है। डेटा को हमने फिल किया
किसी ने एज ग्रुप को अपने 2 में रखा, किसी को अपने एज ग्रुप को 3 में रखा, किसी को 4 में, तो ये एज ग्रुप था। बट मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे इनमें कौन कौन सी वैल्यू असाइंड है, तो मैं 1 और ए पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके पास जो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू, जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज है, उन अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज को रूप में हमको डिस्प्ले करने लगता। तो इस तरह करके हम यहीं पर इसी डेटा व्यू में हम देख लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें प्रॉपरली पुट हैं या प्रॉपरली पुट नहीं है। अगर मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू बीच में मिल जाती है तो मतलब मैं सॉफ्टवेयर में चीज़ों को सही से असाइंड नहीं किया हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, अगर ये पूरे डेटा सेट में, ये डेटा व्यू में मुझे कहीं न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाती है, सपोज दैट यहाँ 34 मिल रहा है, देखो आप देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पर गलत वैल्यू पुट की गई है और ये मेरे एरर टर्म के रूप में बार बार परेशान करेगा। तो हरदम आपको ये केयरफुली क्या करना पड़ेगा, जब डेटा ऑन बोर्डेड आप कर लोगे तो डेटा ऑन बोर्डेड करने के बाद आप यहाँ पर वैल्यूज लेबल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिल जाते हैं तो मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपने बाय डिफॉल्ट, देखो 34 कई जगह असाइंड है, ये गलत, कहीं गलती से जल्दी चलते हुए 3 के बाद 4 करना होगा, 3 4 एक में ही आ गया होगा, इसलिए मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। और ये क्या करते हैं, अपने आप को अलग दिखाई पड़ेगा एनालिसिस में, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और बाकी यहाँ पर ये मैंने एज इंटरवल बनाया था 41 से 50 ऐसे करके, तो ये ठीक है, और 50 से एबव बनाया था, ये सारी चीज़ें ठीक है। बट यही जो 34 वाली प्रॉब्लम है, ये गलत वैल्यू असाइंड की गई है कहीं पर, तो इसको मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में जा करके आपको 356वें नंबर पे जाकर के मुझे चीज़ों को चेक करना होगा, ठीक है। या यहीं पर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 4 कर लेना पड़ेगा। अब देखिए सही हो गई, यानी मैंने क्या हुआ कि यहाँ पर जिसने मेरा डेटा फीडिंग किया होगा वो 3 4 वहाँ पे होगा, तो एक साथ उसने बटन दबा दिया होगा, तो वो सॉफ्टवेयर तुरंत यहाँ पे बता देता। तो सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू के बाद अपने डेटा को इंपोर्ट करिएगा, और इंपोर्ट करने के बाद आराम से चीज़ों को स्क्रॉल करके चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। अब आपकी चीज़ें ओके हैं, फिर से वैल्यू लेबल पे क्लिक कीजिएगा। वैल्यू लेबल्स पे क्लिक करने के बाद अब आपका डेटा नॉर्मल हो जाता है, अब ये डेटा एनालिसिस के लिए रेडी हो जाता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास वैल्यूज दी गई है, एनालिसिस पे आते हैं। एनालाइज पे करने के बाद अगर आपका डेटा कैजुअल इफेक्ट का है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत केयरफुली देखिएगा, कैजुअल इफेक्ट का मतलब होता है लिकर्ट स्केल का डेटा है, तो उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट आपकी स्केल से होगी। आपका याद रखिएगा, नॉमिनल डेटा की रिलायबिलिटी आप नहीं टेस्ट करोगे। नॉमिनल डेटा की रिलायबिलिटी नहीं टेस्ट की जाएगी, केवल और केवल आपका लिकर्ट स्केल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा स्केल है, कैजुअल इफेक्ट डेटा है, केवल उसकी रिलायबिलिटी ही टेस्ट की जाती है, और वही आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो सबसे पहले मैं बाय क्लिकिंग स्केल, और स्केल को क्लिक करने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस पे जाऊंगा। रिलायबिलिटी एनालिसिस को क्लिक करने के बाद अब आपका रिलायबिलिटी एनालिसिस डेटा जो आपका कितना रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल कितना है वो एनालिसिस के लिए तैयार है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर की चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, जहां पर आपने ये खंबे, जो आपका ऑर्डिनल डेटा है, केवल उस ऑर्डिनल डेटा का ही आप रिलायबिलिटी एनालिसिस करिएगा। अगर आप नॉमिनल डेटा का रिलायबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो वो रिलायबल जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा और आप परेशान रहोगे, ठीक है। तो केवल कैजुअल इफेक्ट डेटा का रिलायबिलिटी टेस्ट आपको करनी होगी, तो इनको सबको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबाइएगा, शिफ्ट बटन दबाने के साथ ही साथ डाउन एरो दबाइएगा। डाउन एरो दबाते ही आपके सारे वेरिएबल जो आपके पास लेफ्ट हैंड बॉक्स में दिए हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे बाय क्लिकिंग एरो सिंबल, ठीक है। बाय क्लिकिंग ब्लू कलर एरो सिंबल आइटम बॉक्स में ये मूव डाउन हो जाएंगे, ठीक है, आइटम बॉक्स में मूव डाउन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बाय क्लिकिंग द स्टैटिस्टिक्स टैब, आपके पास एक एनालिटिकल टूल सिलेक्टिंग, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका टैब खुल जाएगा, और इसमें रेडियो बटन आपके दिए होंगे, ठीक है, रेडियो बटन दिए होंगे कि आप कौन सी एनालिसिस को कंडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज दैट यू वांट टू कैलकुलेट द आइटम, सबसे पहले आपको ये दिस इज द कंपलसरी, you must be select the item and scale if item deleted first। second आपका पास क्या हो जाता है,
आपके पास सेकंड, आप कुछ चीज़ों को मत इसमें छेड़िएगा क्योंकि आप रिलायबिलिटी एनालिसिस के ऊपर जा रहे हैं, और आपके जितने यहाँ पर आपके पैरामीटर दिए गए हैं, टूल्स दिए गए हैं विथ रेडियो बटन के, ये कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक्स के लिए, आपके एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनका यूज अदर जगह पर होता तो वो हम देखेंगे। अब आप देखिए कोवेरियंसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, कोरिलेशंस आप देख सकते हो, बट इनको जब हम अदर एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर इनका यूज करेंगे। तो केवल हमको जो रिलायबिलिटी एनालिसिस करनी होगी, रिलायबिलिटी एनालिसिस करने के लिए आइटम एंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड को क्लिक करना होगा, एंड बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन क्लिक करते ही हमको ये टैब दिखाई पड़ेगा। बाय क्लिकिंग अल्फा ही हमको सेलेक्ट करना, एनदर को नहीं करना, बिकॉज जो कोचमैन अल्फा ही आपकी रिलायबिलिटी एनालिसिस को बताती है। एंड बाय क्लिकिंग ओके, आपका ओके का बटन क्लिक करते ही आपके दूसरे डैशबोर्ड में, इसी के एक बैकग्राउंड में एक डैशबोर्ड जनरेट होता है, वो आपका आउटपुट, ऊपर देखिएगा आउटपुट डॉक्यूमेंट के नाम से होता है। ठीक है, आउटपुट वन डॉक्यूमेंट के नाम से होगा, और जिसके अंतर्गत आपकी रिलायबिलिटी, ये रेड कलर का सिंबल लगा, रिलायबिलिटी एनालिसिस आपके पास वहां पर दिखाई पड़ेगी। अब आपके पास देखिए, इसको रीड कैसे करेंगे। रिलायबिलिटी में स्केल ऑल वेरिएबल, तो आर वेरिएबल हैं, कितने वैलिड हैं, 401 मेरा सैंपल साइज है, मेरी मिसिंग वैल्यू 0 है। तो अब देखो मेरे पास मिसिंग वैल्यू को मान बहुत कम है या 0 है, तो मुझे मिसिंग वैल्यू की तरफ नहीं जाना है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा कि अगर आपके पास ये 0, इसका मान 0 है, तो आपको मिसिंग वैल्यू की तरफ नहीं जाना है। आपको केवल क्या करना, केस प्रोसेसिंग समरी आ जाती है कि आपके पास यहाँ पे मिसिंग वैल्यू को बता देता है। अब रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ द आइटम कितने हैं, 12 हैं, और कोचमैन अल्फा, क्रोनबैच अल्फा का जो मान है वो 0.807 है, जो 0.7 से ऊपर है, यानी आपके जो वेरिएबल हैं वो रिलायबल हैं, और वो आपके कैजुअल इफेक्ट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए आपके पास एवरी वेरिएबल, जितने वेरिएबल हैं इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही आप देखिएगा, जैसे इसको मैं आप एक क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए येलो कलर एक एक्टिवेट हो जाता है। मैंने क्लिक किया और एक एरो सिंबल लास्ट में देख सकते हो आपका साइड में कि रेड कलर का हो जाता है, मींस दिस टेबल इज सिलेक्टेड। अब इसको क्या करते हैं हम, कंट्रोल एक्स करेंगे, या हम क्या करतेंगे, इसको कट कर लेंगे, यहीं से कट कर लेंगे, और कट करने में बाद आप क्या करिए, वर्ड फाइल ओपन करिएगा और वर्ड फाइल पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा। वर्ड फाइल आप ओपन कीजिएगा, ओ सॉरी, कितने टैब ओपन है ऑलरेडी। ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही एज इट इज विथ टेबल आपका ये टोटल आइटम स्टैटिक्स पेस्ट हो जाएगा। अब मैं बताऊं कि ये तो छोटी टेबल है, काफ़ी कभी आपको बड़ी टेबल मिलती है, और इतनी बड़ी टेबल मिल जाती है कि आपके वर्ड फाइल पे नहीं आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखिए चौकोर है, ये आपका चौकोर है जो जिसके अंदर प्लस सिंबल भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, राइट माउस का राइट टैब दबाना है। राइट टैब दबाते ही आपको ऑटो फिट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऑटो फिट का आपको ऑटो फिट टू विंडो या कंटेंट पे आप चले जाइएगा, ऑटो फिट कर दीजिएगा, तो वो आपका पेज सिंक हो जाएगा, या छोटा टेबल है तो बड़ा हो जाएगा, जो आपके वर्ड फाइल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना, प्रॉपर एडजस्ट भी चीज़ों को करना होता है ना। कभी कभी बहुत छोटी टेबल हो जाती है, बहुत बड़ी टेबल होती है, जो लगता है कि कैसे एडजस्ट करें, तो ये ऑटो सेलेक्ट मोड इस पे काम करता है। मैं बताऊं कि एक मैंने थीसिस पे काम किया था, तो ये जो आपका पहला बॉक्स खाली है, इस पर एक ऑब्जेक्शन आया था। मैं आपको बताऊं, मतलब कि बहुत रियलिस्टिक होकर बताऊं कि वाई इट इज ब्लैंक। ठीक है, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो हम लोगों ने बोला कि दिस इज द डिफॉल्ट फ्रॉम द SPSS। बोले मशीन गलती करती है ना, आप लोग क्यों करते हो। तो आप यहाँ पे डालिएगा वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल्स आप डाल दीजिएगा। ठीक है, या कुछ और भी डाल सकते हो, लेकिन ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप लिख सकते हो।
तो ये वेरिएबल लिख दोगे तो ये जो आपका कॉलम है खाली नहीं रहेगा। अधिकतर एसपीएसएस में ये वाला जो कॉर्नर बॉक्स होता है ये खाली मिलता है, तो कुछ लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको क्या करिएगा, वेरिएबल्स पुट कर दीजिएगा। अब हम देखिए स्लाइड करिएगा, स्लाइड करने में सारे वेरिएबल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। सारे वेरिएबल्स में क्या करते हैं कि कहते हैं क्रोन बैच अल्फा का मान आप यहाँ पर, ये आपको टेबल इसमें देखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है, और यहाँ पर आपको इन सारे टेबल को देखिएगा कि इनका जो मान है क्रोन बैच अल्फा का ये 0.7 से ज़्यादा है, यानी ये आपके जो रिसर्च है उसमें एक्टिवली एंड सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट करेंगे और रिजल्ट भी आपको प्रॉपर देंगे। तो इस प्रकार करके हम रिलायबिलिटी एनालिसिस को कंप्लीट कर लेते हैं और इसका रिपोर्ट भी आपको लिखनी होगी, ठीक है, कि टोटल इतने वेरिएबल्स हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, लॉजिस्टिक एनालिसिस मॉडल बनाते हैं, प्रोबेट मॉडल बनाते हैं, तो उसमें कुछ वेरिएबल हम अपने स्ट्रक्चर मॉडल के अनुसार डिफाइन करते हैं। तो हम सारे वेरिएबल का नहीं रिलायबिलिटी निकालते एक साथ, हम लोग क्या करते हैं, टुकड़ों में निकालते। उस मॉडल में हमने 35 वेरिएबल या हमने 20 वेरिएबल या हमने 12 वेरिएबल सेलेक्ट किए, तो उस मॉडल का हमने रिलायबिलिटी अलग से एनालिसिस करके रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप ओवरऑल क्वेश्चनर का 300 क्वेश्चनर का आप रिलायबिलिटी एनालिसिस करोगे तो वो निश्चित रूप से आपका वीक आ जाएगा, क्योंकि वो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि सपोज दैट मेरे क्या कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के अंतर्गत, स्मार्ट पीएलएस के अंतर्गत मैं 15 वेरिएबल के साथ काम करने जा रहा हूं, जिसपे 4 लेटेंट वेरिएबल है, उनके सब वेरिएबल है, तो केवल उनका एक बंच बनाइएगा और उन बंच का ही आप क्या कीजिएगा, रिलायबिलिटी एनालिसिस कीजिएगा। एनदर की रिलायबिलिटी आप एनालिसिस नहीं करिएगा, उसको अगले मॉडल में आप करिएगा और एक रिपोर्ट में लिख दीजिएगा द रिलायबिलिटी ऑफ दीज डेटा इज इतने एंड द एवरी वेरिएबल दैट हैव द, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मॉडल हैव द मोर देन इतनी वेरिएबल है जो सिग्निफिकेंट है, तो आपका रिलायबिलिटी एनालिसिस वहां पर एक्सेप्टेड रहेगी और रिलायबिलिटी एनालिसिस के साथ ही आप काम करिएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एसपीएसएस में पहला काम करते हैं कि मेरे पास जो भी डेटा सेट होता है उस डेटा सेट का हम लोग क्या करते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं। अब मेरा डेटा सेट प्रॉपरली ओके है, अब मैं रिलायबिलिटी के साथ क्या करता हूं, आपका जो नॉमिनल डेटा है, कैटेगरियल डेटा, उसका रिलायबिलिटी आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या कर सकते हैं कि आपका डेटा सिमेट्रिक है या डेटा सिमेट्रिक नहीं है। तो याद रखिए सिमेट्रिक डेटा क्या होता है, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू आपका मीडियन। तो अगर तीनों वैल्यू समान है यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आप कैलकुलेट करिएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स आपको क्या करेगा, सिमेट्रिक डेटा है या नहीं डेटा उसका नेचर बताएगा, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है, कई अदर चीज़ों भी हमारी यूज आती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के लिए, आप जब इस टैब पे क्लिक करोगे तो देखो येलो हो जाता है, आपका डार्क येलो हो जाएगा, उसके सामने आपके सब आपके पास ऑप्शन ड्रॉप सब ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रिप्टिव्स, एक्सप्लोर, क्रॉस टेबुलेशन, टर्फ एनालिसिस, रेशियो, पीपी प्लॉट्स, क्यूक्यू प्लॉट्स। तो इतनी एनालिसिस आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंतर्गत इनबिल्ट है, तो ये एनालिसिस आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे फ्रीक्वेंसीज को आप कैलकुलेट करना, तो बाय क्लिकिंग फ्रीक्वेंसीज, अब आपको क्या करिए, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। जिन चीज़ों को, जिन वेरिएबल्स का आप फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करना चाहते हैं उन वेरिएबल को सेलेक्ट कीजिएगा बाय क्लिकिंग ब्लू एरो क्लिक करने के साथ आप वेरिएबल बॉक्स पे जाइएगा। अब क्या करिएगा, ये जो वेरिएबल बॉक्स में गए हैं इन वेरिएबल्स का हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कैलकुलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कैलकुलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं और हम इनका क्वार्टाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम इनका मीन कैलकुलेट करना। देखो यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी है, अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि मेरा डेटा नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है कि आपका इंटरवल डेटा है, कौन सा डेटा है और मुझे कौन सा टूल्स पे क्लिक करना है। ओके, अगर इफ यू रिक्वायर्ड, आपका डेटा क्या है, इंटरवल डेटा, और आपको रिक्वायर्ड मीन की है तो आप मीन यहां क्लिक करिए। इफ योर डेटा आपका ऑर्डिनल डेटा है तो आपको रिक्वायर्ड क्या, मीडियन, तो आप मीडियन क्लिक करिए। तो सॉफ्टवेयर को ये चीजें नहीं पता है, वो आप बताओगे इसको, आप इसको कमांड दोगे कि मुझे कौन से डेटा के साथ आपको काम करना है, तो वो डेटा क्या करेगा, वहां पर वो चीज़ों को निकालेगा। तो ये आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ों को कैलकुलेट कर देता। इसके साथ ही साथ मैक्सिमा, मिनिमा,
कहते हैं आपका एसी मीन, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीज़ों को ये कैलकुलेट करके हमारे सामने ला देता है। स्क्यूनेस, कोर्टेसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती हैं इन द फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स के अंतर्गत। तो फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स के अंतर्गत क्लिकिंग कंटिन्यू, तो क्लिकिंग कंटिन्यू, उसके बाद चार्ट, इफ़ यू वांट टू प्लॉट द चार्ट, if you want to plot not plot the chart, then you click radio button none. If you want to plot the chart, bar chart, pie chart, histogram, इसमें भी बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस स्टैटिस्टिक्स के साथ हमें कौन सा चार्ट प्लॉट करना चाहिए, इसकी भी मेथोलॉजी होती है। ठीक है, ये आपको बहुत केयरफुली जानकारी होनी चाहिए कि मेरे इस स्टैटिस्टिक्स के साथ कौन सा चार्ट लगेगा, तो उसको आपको प्रॉपरली केयरफुली रेडियो बटन क्लिक करना होगा और वो एनालिसिस आ जाएगी। बट यू चार्ट वैल्यूज क्या चाहते हो आप, फ्रीक्वेंसी के रूप में चाहते हो या परसेंटेज के रूप में चाहते हो, तो वो रेडियो बटन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मेट को आप मत छेड़िएगा, या असेंडिंग डिसेंडिंग को बताता है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट असेंडिंग डिसेंडिंग या चेंज, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बट आप इसको ज़रूरत नहीं मुझे लगता पड़ती है। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू, स्टाइल को भी आप मत करिएगा क्योंकि इसको भी आप मत छेड़िएगा, ये आपके पास ऑलरेडी क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट फीड होगा। अब बूट स्ट्रैपिंग मैं आपसे बार बार बोल रहा था, याद है आपको, जब मैं आपके पास स्मार्ट पीएलएस के अंतर्गत बता रहा था मीडिएशन एनालिसिस और मॉडरेट एनालिसिस, तो बूट स्ट्रैपिंग इज द कंपलसरी, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब एसपीएसएस के माध्यम से मीडिएशन एनालिसिस करते हैं, तो नॉर्मल एनालिसिस के बाद जब मैं कहता हूं कि मीडिएशन सिग्निफिकेंटली वर्क कर रहा है, तो बूट स्ट्रैपिंग पे भी हमको जाना पड़ेगा और बूट स्ट्रैपिंग हमको करना पड़ेगा, ये बता रहा है। तो ये ऑप्शन को पहले के सॉफ्टवेयर में ये नहीं था, बट अब बूट स्ट्रैपिंग को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी हमको जरूरत नहीं है। तो बाय क्लिकिंग ओके का बटन, ओके का बटन क्लिक करते ही आपके पास जो आउटपुट आपका वन डॉक्यूमेंट है, वहां पर फ्रीक्वेंसीज स्टैटिस्टिक्स आपका डिस्प्ले होने लगता है और इसको सिलेक्ट करके आप वर्ड फाइल पे ले जा सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कितने वैल्यू वैलिड हैं, सारी वैल्यूज को हम रख देते हैं। मीन वैल्यू क्या है, आपका स्टैंडर्ड एरर क्या है, मीडियन वैल्यू क्या है, मोड वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, सारी जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं उन सारी स्टैटिस्टिक्स को यहां पर उसने प्लॉट कर दिया है। अब आप यहां से यूज करिए, आराम से आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट है बाय गोइंग द एनालाइज बटन, फिर से आप यहीं से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा व्यू दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, क्योंकि ये क्या होता है इनबिल्ट होता है। तो अगर आप यहीं से एनालिसिस क्लिक कर लोगे तो फिर से आप वहीं पर चले जाओगे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पे आप आओगे और डिस्क्रिप्टिव्स पे जाओ। डिस्क्रिप्टिव्स पे जाने के बाद आप फिर से मान लीजिए कुछ चीज़ों को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट करिए। ये आपका रॉ डेटा बॉक्स है, ये डेटा आपका जो लेफ्ट हैंड में रॉ डेटा बॉक्स है, ये आपका एनालिसिस बॉक्स है। ये इस पे जितने डेटा आएंगे वो सारे एनालिसिस हो जाएंगे और जो एरो होता है ये एरो मूव करता है चीज़ों को। ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑप्शंस का बटन देखिए, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मीन मैंने सेलेक्ट कर रखा था, इनको आप चाहें तो चेंज कर सकते हो। और चेंज करने के बाद देखिए, क्योंकि ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, एक टैब में आपको वही चीज़ें रिपीट भी मिलेंगी, लेकिन आप इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम स्टाइल बूट स्ट्रैपिंग है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको क्या होते हैं देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक एक टेबल अलग अलग जनरेट होकर के हमको अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये पुराना वाला ग्राफ था, सॉरी, ये पुराना वाला जो आपका स्टैटिस्टिक्स था जहाँ पे हमने ग्राफ सेलेक्ट किया था, ये उनके ग्राफ बन करके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है, मैं स्टूडेंट को बड़ा परेशान रहते हैं कि सर उसका कलर नहीं अच्छा आया था, कोई बात नहीं, उसमें नाम नहीं एडिट हो रहा था। इसको अगर देखिए, इसमें मैंने कर्सर चलाया तो येलो कलर साइड में हो गया होगा, इसी को डबल टाइप कर दीजिए, देखिए लिखा है डबल क्लिक टू एक्टिवेट, तो डबल क्लिक करते ही ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, इसमें आप चेंजेस अलाउ हो जाते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया, अब देखिए चेंजेस अलाउ कर रहा है, मैंने डबल की क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करने के बाद चाहे जो ऊपर देखिए आपके पास सारे टैब अवेलेबल हैं, उनके आधार पर आप इसको रोटेट कर सकते हो। देखो मैं रोटेट कर दूंगा, ये आपका आपका सॉरी, आपका कहाँ गया है ऑप्शन, एक मिनट, नो, ओके, ये आपका एक मिनट, वाई इट इज नॉट वर्किंग,
ये आपका रोटेशन, नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी इसमें, कुछ अदर कमांड ले रहा है, इधर क्लोज में करता हूँ साइड का। और देखिए इसको ये अभी काम करता है, रोटेशन एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन आप चेंज करना चाहते हैं ये चेंज हो जाएगा, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो चार्ट बिल्डर, यहाँ तक कि इवन अगर आप टेबल को भी चेंज करना चाहते हो, टेबल का नाम नहीं आपको पसंद आया, आप यहीं पर पुट करना चाहते हो तो इसको डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करते ही ये आपके पास क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये इसमें बच्चे बड़ा परेशान रहते तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट है आपके पास क्या होता है कि ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया, जिसमें सारी चीज़ें आपको देखिए, जितने वेरिएबल्स हैं उनका नंबर, उनका मैक्सिमा, मिनिमा, मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड है। तो इसमें मीन वैल्यू के साथ हम चीज़ों को देख सकते हैं और एसडी के साथ चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है जो आप हर रिसर्च पेपर में देखते हो, तो ये टेबल जरूर उनके साथ इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेबल है जो आपका क्या होता है, दूसरे नंबर की है, ये समराइज करके चीज़ों को रख देती है। नाउ द नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आपका है क्रॉस टैबुलेशन एनालिसिस। तो क्रॉस टैबुलेशन एनालिसिस ये बड़ी पॉपुलर एनालिसिस है। आप क्रॉस टैबुलेशन का एनालिसिस करना चाहते हो कि आप जेंडर के साथ, सेक्स के साथ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्रॉस टैबुलेशन एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप क्या करो, एक रो में, किसी रो में आप क्या कहते हैं, एक वेरिएबल को रख लीजिए, दूसरे आपका कॉलम है उसमें अनदर वेरिएबल को रख लीजिए, जिनके बीच में आप क्रॉस टैबुलेशन एनालिसिस करना चाहते हो। तो आप एक एक रख सकते हो, आप एक दो रख सकते हो, ऐसा नहीं कि दो दो भी दोनों में रख सकते हो, लेकिन दोनों की टेबल अलग अलग ये जनरेट करता है। और आप स्टैटिस्टिक्स में आइएगा और इसका सिग्निफिकेंस, क्या क्रॉस टैबुलेशन आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और इसको टेस्ट करने के लिए आप काई टेस्ट का यूज करिए, काई स्क्वायर का इसको यूज करिए, और इसका इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए आप ईटा एनालिसिस को जरूर चेक करिएगा। ठीक है, क्या आप इसका सिग्निफिकेंस, क्या जो क्रॉस टैबुलेशन में हमारे पास डेटा आएगा, क्या वो क्रॉस टैबुलेशन डेटा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उस क्रॉस टैबुलेशन डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिग्निफिकेंट लेवल को मेजरमेंट करने के लिए काई स्क्वायर होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट मेजरमेंट करने का टूल क्या होगा, क्रॉस टैबुलेशन का काई स्क्वायर होता है, और इफेक्टिवनेस चेक करने का जो आपका टूल्स होता है वो ईटा एनालिसिस होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इफ ईटा का मान बिगर होगा तो यानी दोनों जो आपका क्रॉस टैबुलेशन है वो उसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा है, अगर आपका ईटा का मान कम है तो इफेक्टिवनेस कम है, ये दिखाई पड़ता है। और काई स्क्वायर टेस्ट का मतलब ये होता है कि सिग्निफिकेंट है, तो दोनों के बीच में जो क्रॉस टैबुलेशन आपने किया वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसकी विषय में जानकारी हमको प्रोवाइड करता है। तो बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन, सेल्स में आप कैसा चाहते हो, आप परसेंटेज में, तो एक कम से कम आप रो या कॉलम को परसेंटेज में रख लीजिएगा, बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन। फिर उसके बाद फॉर्मेट कोई चेंज मत करिएगा, ऐसे एज इट इज रहने दीजिएगा। नीचे डिस्प्ले क्लस्टर बार को आप क्लिक करिएगा, और डिस्प्ले क्लस्टर बार को आप क्लिक करिएगा, उसके साथ ही साथ बाय क्लिकिंग ओके का बटन, जब ओके का बटन आप क्लिक करिएगा तो देखिए ये आपके पास, हमारे पास क्रॉस टैबुलेशन जनरेट होकर के आ गई कि मेल 11 इलिटरेट है, 11 प्राइमरी में जो परसेंटेज नीचे लिख करके दे रहा है, प्लस आपका प्राइमरी में वो उसका परसेंटेज, सेकेंडरी एजुकेशन जो गेन किए हैं वो 6 हैं, परसेंटेज 11.3% है, और मेल जो हायर एजुकेशन में इस समय स्टडी कर रहे हैं 25 हैं, परसेंटेज आपका 47 पॉइंट है। इस प्रकार टोटल आपके 53 मेल है हमारे संपर्क साइज में, और उनका जो परसेप्शन वो 53 है, और इसी तरह फीमेल जो हमारे पास इस स्टडी में थी उसमें क्या होता था 348 थी फीमेल इस स्टडी में, और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि आपका 72 फीमेल इलिटरेट हमको मिली जो 20.7% था, प्राइमरी एजुकेशन से युक्त 26% वुमेन्स थी, सेकेंडरी एजुकेशन से ये थी। अब हमारे पास ये क्या होता है, जो हमारे पास ये स्टडी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड जेंडर के बेस में ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको ये सिग्निफिकेंट आपका पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट बताता है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर देखिए 0.05 से कम है, यानी 0.018 है। मतलब क्या होता है कि लिटरेसी और जेंडर के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट प्राप्त हुआ है। उस जोन में जहां पर ये जेंडर रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं, उस डेमोग्राफिक एरिया में ये देखने को मिला है कि फीमेल
इन द कंपेयर ऑफ मेल के ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हैं। तो यानी एक सिग्निफिकेंट अंतर लिटरेसी और जेंडर के मध्य हमको उस जोन में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिपोर्टिंग तरीका हो जाता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस लिटरेसी और जेंडर के बीच में है या नहीं है, इसको हम यहां से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास कहते हैं डायरेक्शनल मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है ईटा एनालिसिस। तो ईटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ईटा एनालिसिस में अगर आपकी ईटा की वैल्यू, ठीक है, ईटा स्क्वायर की वैल्यू अधिकतर होती है। ठीक है, ईटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहां पर आपके पास क्या होता है, सेक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस प्रकार हमारे पास यहां पे देख सकते हैं कि दो वैल्यूज हैं। तो अगर मैं एक को 6 को डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूं तो उसकी वैल्यू 0.159 है, तथा ये दूसरी वैल्यू का, तो ये मॉडरेट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि अगर 0.007 है, इससे नीचे हम लोग 0.03 तक लेके चलते हैं, तो वहां पर इन चीजों को तीन पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, और उसके अंतर्गत ये मॉडरेट आपका मॉडरेट कैटेगरी में आता है, और हाई कैटेगरी में आपका जेंडर दिखाई पड़ा। अब देखिए इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर बार चार्ट के रूप में मुझे दिखाई पड़ता, और बार चार्ट बाय डिफॉल्ट हमको एक्सेप्ट हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द वुमेन्स है, उसका हमारा जो बार ग्राफ है वो ऊंचा दिखाई पड़ता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल। तो यहां पर आप देखिएगा फीमेल मेल जो पार्टिसिपेंट्स है उनका ग्राफ कम है। तो एक प्रकार का सिग्निफिकेंट डिफरेंट है जेंडर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बीच में। तो इस तरह हम चीजों को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है, नया रिसर्च स्कॉलर जो होता है, एक नया बच्चा जो होता है, जब काम करना शुरू करता है तो क्रॉस टेबुलेशन के साथ काम करता है। बट क्रॉस टेबुलेशन आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके साथ वो काई टेस्ट चुन सकता है, और बहुत अच्छी एनालिसिस वो रिपोर्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने क्रॉस टेबुलेशन आपके साथ डिस्कस किया। अब हम एनालाइज पे आते हैं। एनालाइज पे आने के बाद मैंने अभी आपके साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की थी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपका क्रॉस टेबुलेशन, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, एक्सप्लोर टर्फ एनालिसिस, कई प्रकार की एनालिसिस होती है जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होती है। इनको आप देख सकते हो, अब आपको फ्यूचर में ये सारी भी चीज़ें मिलेंगी। अब हमारे पास आता है, मैं अगला टूल से स्टडी करने जा रहा हूं, जो हम लोग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कंपेयर मीन। ठीक है, तो कंपेयर मीन पे हम लोग बात करते हैं। तो कंपेयर मीन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट की बात करते हैं। तो टी टेस्ट के अंतर्गत आपके टू वेरिएबल के मीन में जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस को मेजरमेंट किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, टी टेस्ट कहलाता है। याद रखिएगा, दो वेरिएबल ही होने चाहिए। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल आपके हो जाएंगे तो फिर वो हमारे एनोवा का पार्ट बनेगा जाकर के। ठीक है, वो हमारे इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो दो वेरिएबल के बीच में, सपोज दैट मेल और फीमेल के परसेप्शंस के बेस में हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज दैट दो हमारे पास मिक्सचर है, उन मिक्सचर के विषय में या कोई ऐसी आइडेंटिटीज है जिनके मीन हम निकालें, उन मीन के विषय में स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर हम टी टेस्ट लगाएंगे, अन्यथा हम टी टेस्ट नहीं लगाएंगे। तो ये अधिकतर नॉर्मल स्टडी में हम लोग मेजरमेंट इसको करते हैं, कंपेयर मीन का करते हैं, जब हम दो वेरिएबल के बीच में चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं और उनकी वैल्यू दो ही असाइंड होती, तीन नहीं, जैसे मेल फीमेल, और अगर हम थर्ड जेंडर यूज कर लेंगे तो यहाँ पर भी हम टी टेस्ट लगाना पॉसिबल नहीं हो जाएगा। तो यानी दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल में जो आपके पास वैल्यू असाइंड है या मेजरमेंट इसके लिए 2 होना चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपका आता है मीन्स। तो मीन्स को क्लिक करेंगे तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, मैंने सेक्स को कर लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा नॉर्मल में बाय क्लिकिंग ऑप्शंस। यहां पर बाय डिफॉल्ट सेल स्टैटिक्स में मीन लिखा है, नंबर ऑफ द केसेस लिखें, स्टैंडर्ड डेविएशंस लिखें। ऑलरेडी इफ यू वांट टू रिमूव फ्रॉम हियर तो आप इनको सेलेक्ट कीजिएगा बाय क्लिकिंग ब्लू एरोज, ये यहां से बाहर भाग जाएंगे। बट यू वांट टू कैलकुलेट द मीन, नंबर ऑफ द केसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज इट इज कंपल्सरी इन द स्टैटिस्टिक्स, तो बाय डिफॉल्ट इसको यहां पर पुट कर दिया गया है। बट अगर आपका बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इनको मूव कर सकते हैं। बट यू वांट टू कैलकुलेट मोर अनदर थिंग, तो आप वहां पर इनको सेलेक्ट कीजिएगा, सच एज मीडियन, क्लिकिंग
ब्लू एरोज आपके पास उस सेल स्टैटिक्स में वो चीजें आ जाएंगी। बाय क्लिकिंग नीचे इनोवा टेबल विथ ईटा, देखिए यहां पर लगा है बाय क्लिकिंग इनोवा टेबल विथ ईटा, तो आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू नॉट कैलकुलेट देन क्या होता है, डिससेलेक्ट दिस टाइप, ठीक है। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन क्लिक करने के साथ ही साथ बाय क्लिकिंग ओके का बटन क्लिक करते ही आपको देखिए ये पूरी की पूरी मीन एनालिसिस निकल करके आ गई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, केस प्रोसेसिंग समरी है, आपके यहां रिपोर्ट है कि मेल का क्या मीन है, कितने मेल हैं और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और मैंने मीडियन एडिशनल कर लिया था। फीमेल कितनी है, उनकी मीन वैल्यू क्या है, आपके पास उनका क्या कहते हैं नंबर क्या है, और देखिए मीडिएशन एनालिसिस क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स निकल कर आया। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो आपका टी टेस्ट होता है दैट कंपेरिजन होता है दो मीन का, तो यानी मेल का और फीमेल के मीन को ये कंपेयर करेगा, और क्या ये कंपेयर सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, इनको वो मेजरमेंट करके दिखाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जब हमने सेक्स के साथ अलाइन किया, एसोसिएट किया, तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आई, जो आपका टी टेस्ट की मान आई, वो इनसिग्निफिकेंट आई, यानी एफ का मान जो है बहुत कम वैल्यू है। और इनसिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि सिग्निफिकेंट की वैल्यू जो है वो 0.05 से क्या है, ज्यादा है। तो यानी जो सेक्स है, आपका जो जेंडर है, वो वास्तव में इनके बीच में डिफरेंट है, नो डाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर डिफरेंस पाया गया, बट इनके बीच में सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है, ये यहां पर हमको रिपोर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट है, यहां पर ईटा टेस्ट का मान अलग हमारे पास दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मीन एनालिसिस के अंतर्गत, ये थोड़ा सा डेटा इधर उधर फ्लैक्चुएट है, इसलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें एरर में टर्न में आ रही हैं, बट आपको कभी भी जब एनालिसिस करना होगा मीन एनालिसिस का या टी टेस्ट का, तो आप इस टाइप के माध्यम से करिएगा, बहुत अच्छा ये टूल्स है। और इसको रिपोर्टिंग अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका रिपोर्ट्स, एनोवा और ईटा तीनों चीज़ें एक साथ जनरेट करके ये दे देता है, और ये आपको रिपोर्टिंग मेथड अगर आपको प्रॉपरली आती है तो ये बहुत सी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट कर देगी। और अब गूगल पे सर्च करिए हाउ कैन वी रिपोर्ट द एनोवा, तो वो तुरंत आपको एक लाइन में गूगल आपको प्रोवाइड कर देगा कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो दो चार लाइनें, इनका स्टैंडर्ड मेथड है, वो फिक्स है, उस स्टैंडर्ड मेथड को आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ कैन वी रिपोर्ट इट, कि सिग्निफिकेंस लेवल ये है, एफ का मान ये है, मीन स्क्वायर का मान ये है, ठीक है। तो हम कैसे इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। आगे आपके पास एनालाइज टू टैब फिर से आता है, और एनालाइज टैब के अंतर्गत जो आपका कंपेयर मीन्स होते हैं, कंपेयर मीन में वन सैंपल टी टेस्ट है। तो देखिए वन सैंपल टी टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है, सपोज दैट आपके क्लास में एक क्या होता है ना, कोई बच्चा है वो 60 नंबर पाया, तो क्या 60 नंबर से आपको खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी हम एज्यूम मीन के साथ अपने क्या होता है रियल मीन को कंपेयर करते हैं, एज्यूम मीन को रियल मीन के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पर एज्यूम मीन में टेस्ट वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। सपोज दैट मुझे क्लास में 50 नंबर चाहिए थे बच्चे के, 50 नंबर के ऊपर जितने बच्चे पाए हैं ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हमारे पास कैटेगरी में चले जाएंगे, लेकिन 50 के नीचे निगेटिव आपके टी टेस्ट के मान के साथ आ जाएंगे। तो यहां पर आपको एवरेज मीन या जो सोसाइटी में चलने वाला मीन है, सोसाइटी में चलने वाला मीन का मतलब होता है जैसे भारत की वर्तमान जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है, और हमारे पास हमारे जो रिग्रेशन मॉडल है उसमें कितना दिखाई पड़ रहा है, तो वहां हम एक एज्यूम मीन और रियल मीन के बीच में डिफरेंस जब कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो वन सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, एज्यूम मीन और रियल मीन। जैसे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ते होगे तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में टेस्ट वैल्यू का मान आपको मिलेगा कि सोसाइटी में साक्षरता दर 50% है, वर्तमान में कितनी है, इतनी परसेंट है, तो उसके बेस पे ये एज्यूम मीन और रियल मीन के बेस पे इस टेस्ट को संपादित किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए टेलीविजन इज द इफेक्टिव टूल्स, इस वेरिएबल को मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने रखा 2, सपोज दैट मैंने 2 रख दिया। तो जब मैं 2 रखता हूं और मैं ऑप्शंस पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, 95% सिग्निफिकेंस लेवल, सोशल साइंस में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज होता है वो 95% होता है, बट साइंस में आपने देखा होगा इट इज 99% होता है। सोशल साइंस में, कॉमर्स में भी मैं 99 देखता हूं, बट ये क्या होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है यू कैन चेंज मैनुअली, इसे आप मैनुअली चेंज
कर सकते हो बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन क्लिक करिए, बाय क्लिकिंग ओके का बटन क्लिक करते ही देखिए ये आपके पास टी टेस्ट वन सिंपल टी टेस्ट है। वन सिंपल टी टेस्ट के अंतर्गत एक मीन आपके वेरिएबल से आएगा और एक मीन आपके अनुभव से आएगा, विच इज असाइंड बाय लिटरेचर, विच इज असाइंड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिपोर्ट्स। ठीक है, तो रिपोर्ट्स या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से उस हम वन सैंपल टी टेस्ट को वहां से ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से वन सैंपल टी टेस्ट है। और देखो टेस्ट वैल्यू को भी ये लिख करके दे देता है कि टेस्ट वैल्यू आपने कितनी मानी, तो यहाँ पे देखिए 2 मानी है। आपने कितनी मानी, तो उस वैल्यू के साथ ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को, मीन वैल्यू को कंपेयर करेगा और फिर बताएगा कि मैं सिग्निफिकेंट हूं या नहीं हूं। तो देखिए इसमें जो आपके पास टी टेस्ट का मान आया, तो देखिए यहां पे मीन का मान क्या है, टेलीविजन इफेक्टिवनेस का 3.2, और आपकी टेस्ट वैल्यू मीन का मान कितना 2, तो इसके बीच में जो अंतराल आया वो अंतराल सिग्निफिकेंट मुझे प्राप्त हुआ। ये देखिए सिग्निफिकेंट 2 आपका मिला, तो ये अंतराल हमें सिग्निफिकेंट प्राप्त हुआ। तो ये टेस्ट वैल्यू आप कितनी रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, तो इट विल बी डिपेंड अपॉन द रिपोर्ट्स या ओल्ड लिटरेचर आपको डिफाइन करेगा कि आपने कितनी वैल्यूज को यहां पर असाइंड करके रखा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट है आपके पास एनालाइज टाइप। एनालाइज टाइप के बाद कंपेयर मीन पे जाइए, इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट पे आइए। इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट के अंतर्गत ग्रुप रखने होते हैं। सपोज दैट मैं मेल और फीमेल के परसेप्शंस पे स्टडी कर रहा हूं, तो इसमें 2 ही ग्रुप हो सकते हैं, तीसरा ग्रुप नहीं होगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आप एक काम करते हैं, सोसाइटी में लोग पॉजिटिव माइंड सेट के हैं, उनका आपने एक क्लस्टर बना लिया, एक निगेटिव माइंड सेट के उनको आपने बना लिया। तो उनके बीच में 2 टीम है, क्रिकेट टीम, उनको आपने एक को वैल्यू 1 असाइंड कर दिया, एक को वैल्यू 2 असाइंड कर दिया। तो इसके आधार पर भी इस तरह की वे स्टडी को किया जाता है। तो जैसे मैंने सेक्स को यहाँ पे, जेंडर को मैंने यहाँ पे ग्रुप वेरिएबल में रखा। अब ये 2 डबल क्वेश्चन मार्क आ गए, तो डबल क्वेश्चन मार्क आने का मतलब होता है कि डिफाइन द ग्रुप्स। तो 1 ग्रुप को मैंने 1 मान लिया और 2 ग्रुप को मैंने 2 मान लिया बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन। और मैं क्या करता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के या मैं टेलीविजन द इफेक्टिव मास मीडिया टूल्स, इस परसेप्शंस को लेकर के मैं टेस्ट करता हूं कि मेल और फीमेल के परसेप्शंस पे क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो मैंने उस वेरिएबल को, टेस्ट वेरिएबल को मैंने इसमें पुट कर दिया। इसी प्रकार आप मोर देन 1 टेस्ट वेरिएबल को आप पुट कर सकते हो और उनके विषय में आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस बाय द टी टेस्ट यू कैन कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो जेंडर के बेस पे आप इनको आसानी से टी टेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बाय क्लिकिंग ऑप्शन, और ऑप्शन को क्लिक करिए। क्या आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम करना चाहते हैं? यस। इफ यू वांट टू नॉट, देन चेंज इट्स मैनुअली बाय क्लिकिंग कंटिन्यू बटन, बाय क्लिकिंग ओके बटन, और ओके का बटन क्लिक करते ही अब आप देख सकते हो कि ग्रुप स्टैटिस्टिक्स आपकी आ गई है कि टेलीविजन इज द इफेक्टिव मास मीडिया टूल फॉर द प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर अवेयरनेस फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रेन। मेल का परसेप्शन 53 मेल थे, फीमेल का परसेप्शन इतना है। मीन वैल्यू देखिए मेल की कम है, फीमेल की मीन वैल्यू ज़्यादा। मैंने आपको बताया भी था कि वुमेन्स जो होती हैं हेल्थ केयर, जैसे उनके बच्चों का हेल्थ केयर के मामले में होता, तो वो धारावाहिक के साथ इन चीज़ों को बड़े केयरफुली देखती हैं। ठीक है, तो इनके देखिए मीन वैल्यू ज़्यादा है, पुरुष की मीन वैल्यू कम है। और देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान भी आपका पुरुष वाले में ज़्यादा है जबकि फीमेल में कम है, और ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन, ठीक है, वुमेन जो है वो सिग्निफिकेंटली क्या होते हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं। क्या एक्सेप्ट कर रही हैं? कि टेलीविजन इज द इफेक्टिव मास मीडिया टूल्स फॉर द प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर अवेयरनेस फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। तो ये हमारे पास दोनों का डेटा के बीच में हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं कि जो सोसाइटी में वुमेन्स है दैट हैव द हाई मीन वैल्यू इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेल पर्सन, तो मेल पर्सन के रिस्पेक्ट में ये अच्छा है, उसके आधार पर हम लोग इन चीज़ों को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जो हाई मीन वाला चीज़ है यानी वुमेन्स उन चीज़ों को बहुत केयरफुली स्वीकार कर रही हैं इन द मेल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह का हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और इन चीज़ों को यहाँ पे ऑनबोर्डेड करते हैं। अब हमारे पास कहाँ गया, ओके ठीक है, आगे है एनालाइज पे जाते हैं। फिर से एनालाइज पे जाते हैं, अगला कंपेयर मीन पे आते हैं और अगले कंपेयर मीन के अंतर्गत पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट है।
पेयर्ड सैंपल टेस्ट के अंतर्गत आपको, जैसे आपने क्लासरूम में टेस्ट लिया, एक बच्चा 15 नंबर पाया, फिर आपने एक महीना टीचिंग किया, फिर उस बच्चे को टेस्ट लिया और 20 नंबर आया, तो क्या जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सिग्निफिकेंट हुआ है इम्प्रूवमेंट या नहीं? इस तरह जब हम किसी चीज पे, एक्शन रिसर्च आपने देखा होगा, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत हम ट्रीटमेंट देते हैं, कहीं पर पहले स्टडी करते हैं, फिर ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से स्टडी करते हैं, क्या मेरा ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है या ट्रीटमेंट मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जब हम इस तरह की स्टडी कहीं करना चाहते हैं तो ये स्टडी हमारे पास पेयर्ड वेरिएबल के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती है, और ये हमारे पास क्या होता है जब हम कहीं पर ट्रीटमेंट वाली मेथड अपनाते हैं। जैसे बीएड वाले बच्चे होते हैं, बीएड वाले बच्चे क्या करते हैं, पहले जाते हैं, पूछते हैं आप स्पेलिंग बताओ, आप इंग्लिश बताओ, बच्चे नहीं बता पाते, ठीक है, उसको नोट डाउन कर लाते हैं, फिर एक महीने ट्रीटमेंट किए, उनको सिखाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड किए, फिर एक महीने बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, अब उनको देखते हैं कि रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, उसको लिकर्ट में उन्होंने मेजरमेंट किया या उनको टेस्ट के रूप में उन्होंने मेजरमेंट किया, और उस टेस्ट के रूप में मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पर पुट कर देते हैं, और एक से अधिक नंबर को जब ये आप पुट कर दोगे तो नीचे एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, तो आपके क्लासरूम में 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, सारे वेरिएबल को ये एक्सेप्ट कर सकता है, और उसके बाद आपके ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, और आपको जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एक मेरे पास स्टडी आई थी अभी हाल ही के दिनों में, प्रैक्टिकली आई थी, योगा का इम्पैक्ट उसके क्या होता था, ब्लड प्रेशर पे मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया जो था वेरिएबल 1, और आफ्टर योगा ऑफ, ठीक है, 5 दिन के योगा के बाद उसके वेरिएबल का मान यहाँ पे मैंने, ब्लड प्रेशर का मान यहाँ पे नोट डाउन किया, फिर मैंने जब इसको क्लिक किया सॉफ्टवेयर में तो मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई पड़ा था, तो मैंने रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो आपने योगा स्टाइल किया था ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका निभा रहा है, अतः ये योगा को आप कंटिन्यू करिएगा। एक योगा की थीसिस थी मेरे पास, तो योगा की थीसिस आई थी एनालिसिस करने के लिए, तब मैंने उस टूल्स को अपनाया था कि हेल्थ पर योगा का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो 1 महीने के ट्रीटमेंट में, 2 महीने के ट्रीटमेंट में, तो ये मेरा मीडिएशन एनालिसिस था, टाइम वहां पर मीडिएशन एनालिसिस था। जब मैंने टाइम 2 दिन किया तो नॉट सिग्निफिकेंट एनालिसिस मेरे पास प्राप्त हुई थी, लेकिन जब मैं 5 दिन से ऊपर चला गया योगा में तो बीपी में जो डिफरेंट मुझे उसका दिखाई पड़ा था वो सिग्निफिकेंट डिफरेंट मुझे दिखाई पड़ा था, तो मैंने वहीं से जान गया कि वास्तव में यहाँ पर टाइम मेडिएशन बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा था। तो इस टाइम मेडिएशन के साथ मैंने इस एनालिसिस को कंप्लीट किया था। तो जब आपके पास ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद एनालिसिस को संपादित किया जाता है तो वहां पर आप पेयर्ड वेरिएबल्स का, आपका टी टेस्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ टी टेस्ट, आपके साथ कुछ चीज़ें थी जो मैंने स्पीडली आपके साथ डिस्कस किया, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो हम लोग इतना आज डिस्कस करते हैं, अब आपके पास कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमारे साथ डिस्कस करिएगा।